Good evening, everyone, and welcome to another discussion on molecular biology. This is actually the topic which is very important and very tricky to understand. But again, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं तो हमको इसको पढ़ना जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ये वैसे टूल्स एंड टेक्निक में कहे जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने जिस दिन फर्स्ट डे शुरू किया था उसी दिन तुमको कहा था कि टूल एंड टेक जो है वो अलग हिस्सा नहीं है, वो आपका एक पूरी 12 यूनिट में फैली हुई 13वीं यूनिट है अगर नेट की बात की जाए, और असिस्टेंट प्रोफेसर या दूसरे एग्जाम की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए एब्जॉर्प्शन and UV visible absorption spectroscopy. That is going to be our discussion, and this lecture is for obviously CSIR-NET and other entrances like your assistant professor, or if you are preparing for any of the exam, ये सभी के लिए important है और सभी में relevant है। दो मॉड्यूल में है ये टॉपिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्योंकि हम डीएनए एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी मॉड्यूल जो है वो बायोफिजिकल टेक्निक, ये दोनों में ही पूछा जाता है। खैर, शुरुआत जो हम करते हैं, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब बेसिकली ये है कि कोई मैटर है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो व्हाट यू वांट टू नो, यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टडी ऑफ मैटर इंटरैक्टिंग विथ लाइट। स्टडी ऑफ मैटर इंटरेक्टिंग विथ लाइट, और लाइट का मतलब हमारे लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर, क्योंकि लाइट जो है हमारी वो कैसे बनी होती है, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि लाइट के फॉर्म में हम बोलते हैं कि भैया ये लाइट है ना। तो ईएमआर बेसिकली क्या है, इट इज एन एनर्जी जो कि आपके क्या कर रही है, वेव्स के फॉर्म में स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर रही है। जैसे अब यहाँ से अपन ने एकदम से बल्ब चलाया तो लाइट ऐसे आने लगी, उसका क्या मतलब है कि भैया वो एनर्जी पॉकेट्स जो है वो ट्रेवल करें इन द फॉर्म ऑफ वेव। देन तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया जैसे पानी है, अब पानी के ऊपर क्या है, अब मान लो ये बाल्टी भरी हमने और उसके बाद में हमने इसमें पानी भर रखा है, अब आपने बीच में पत्थर मारा, तो पत्थर जहां मारोगे उसके आसपास क्या होगा, ऐसे वेव चलना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट, दैट इज व्हाट, रिपल्स ऑन वाटर। लेकिन ये क्या है, आपके ओसिलेटिंग नहीं है, ये कैसे है, बिल्कुल चलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ईएमआर की, तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि दो शब्द आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशंस होते हैं, जो कि एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, लाइक दिस। तो ये हो गया मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आप इधर बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ बन रहा है ना, ये वाला जो है ये क्या है, बाहर की तरफ, ऐसे बोर्ड से बाहर निकलता हुआ समझ लो। पहले बोर्ड से बाहर आया, फिर बोर्ड के अंदर चला गया, फिर बोर्ड से बाहर आया, फिर अंदर चला गया, और ये अप डाउन चल रहा है। तो दे आर जस्ट लाइक परपेंडिकुलर टू वन अनदर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स हाउ इट इज। जो मेन प्रॉपर्टीज अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए नाम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि लाइट है। अब अगर हम यहाँ पे समझें तो क्या की प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे देखना होती है ईएमआर को लेके, क्योंकि हम सारा का सारा इंटरेक्शन उस ईएमआर से ही स्टडी करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पहली जो कीवर्ड है या की प्रॉपर्टी है वो क्या है आपकी, कि भैया ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे, बिकॉज लाइट इज एक्चुअली ईएमआर ओनली। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ये इसकी स्पीड रहेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर एक, जैसे ईएमआर की आप बात करोगे तो उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इस टर्म्स को थोड़ा समझना जरूरी है। वेवलेंथ का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेव, मान लो ऐसे करके ये वेव बनी हुई है, या तो ऊपर चली गई है, और थोड़ा बेटर तरीके से बनाते हैं इसको, लाइक दिस, ऐसे करके एक वेव बनी हुई है आपके पास। अभी जो वेव है, एक पीक से लेके दूसरे पीक तक की जो दूरी है, बेसिकली वो आप क्या कहते हो, वेवलेंथ। या फिर एक ट्रफ या क्रेस्ट, ट्रफ या क्रेस्ट से लेके दूसरा क्रेस्ट जो बनेगा आगे जाके, उसकी दूरी को आप क्या बोल देते हो, वेवलेंथ। ये पहला डेफिनेशन जो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। वेवलेंथ किससे डिफाइन करते हैं अपन, लैम्डा से डिफाइन करते हैं। और बेसिकली वेवलेंथ हमको ये समझाते हैं कि पर्टिकुलरली एक ईएमआर जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, मतलब एक वेव कितनी लंबी जा सकती है। जैसे अगर मैं एक हेलोजन की बात करता हूँ जो फंक्शंस में लगाते हैं, तो उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत दूर तक लाइट फेंक सकते हैं। लेकिन वहीं अगर 0 वॉट का बल्ब की बात करें हम लोग, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास में यहाँ पे, एक चीज़ होता है एम्पलीट्यूड, वो भी यहाँ पे समझ लो। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड मतलब ये जो वेव है ये प्लेन में कितना ऊपर तक जा पा रही है।
तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और वो इतना ऊपर तक जा पा रही है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड इतना है। वैसे ही अभी अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर तक लेके चले जाते हैं लाइक दिस, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। समझ पा रहे हो, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी। अब यहाँ से एक शब्द और निकलता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड जितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में शो करेगा इंटेंसिटी को। इसीलिए जो वेव्स ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली होती है वो ज्यादा इंटेंस, ज्यादा रिजल्टिंग होती है, एज कंपेयर टू जो वेव्स कम एम्पलीट्यूड वाली होती है। तुम इसको ताकत समझ सकते हो ऐसे एम्पलीट्यूड। जैसे एक ये वेव है, इसी के साथ में अगर मैं लैम्डा उतना ही रखूं और एम्पलीट्यूड कम कर दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी लैम्डा उतना ही है, वेव का साइज उतना ही है, लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा गिर गया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक शब्द था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपके किसी पर्टिकुलर टाइम या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कही जा सकती है। यूजुअली हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं। जैसे दो डायग्राम अपन यहाँ समझें, ये दो हमारे पास में मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 1 है, ये पूरा यहाँ तक t इज इक्वल्स टू 1। एक ही डायग्राम से समझ लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, कंपेरेटिव हो जाएगा ये। टाइम इक्वल्स टू कितना ले लिया हमने, 1। तो ये x एक्सेस पे हमने ले लिया टाइम। अब इसके रिस्पेक्ट में हमको आगे की बात करना है। तो यहाँ पे ये एक वेव चल रही है लाइक दिस। अगर अपन अभी कहेंगे तो इस टाइम t इज इक्वल्स टू 1 में कितनी चल गई है, डेढ़ वेव आ गई है हमारे पास। सही है, इट इज 1.5 वेव। सही है, क्योंकि एक वेव कंप्लीट हो गई और दूसरी कितनी हुई, आधी हुई ना। कैन यू सी दिस, दूसरी कितनी हुई है, आधी। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, डेढ़ वेव आई। लेकिन अगर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है हमको, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। अगर एक वेव और इमेजिन करें, सेम एम्पलीट्यूड की है, तो अगर तुम ध्यान दोगे तो एम्पलीट्यूड सेम है। सही है, एम्पलीट्यूड इज सेम, जितना लाल ये वाली उठी उतनी ब्लू ऊपर नीचे भी उतनी ही हो रही है। लेकिन अगर हम इसके नंबर को देखें, कितनी वेव है, 1, 2, 3, 4, 4.5। मतलब लाल वाली t इक्वल्स टू 1 एक टाइम में एक और डेढ़ ही बना पा रही है। बट जो ब्लू वाली वेव है वो क्या है, वो ज्यादा बार अपने आप को कंप्लीट कर पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी t इक्वल्स टू 1 टाइम t1 में ब्लू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4.5। लेकिन वहीं अगर हम रेड की फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, मतलब कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई चीज हो रही है, तो टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1 में ये कितनी बार हुई, 1.5। अब एक चीज और नोटिस करो, अगर फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हम यूजुअली म्यू से या वी से बोल देते हैं, तो उस केस में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जा रही है। देखो ध्यान से, क्योंकि वो 4.5 वेव्स जब बना रही है तो फिर ये इसकी वेवलेंथ छोटी हो रही है ना, तो वेवलेंथ इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एंड दैट इज द केस कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके इनवर्स रिलेशन शो करती है लैम्डा या वेवलेंथ से। ठीक है, और टाइम पीरियड भी पता होगा। जैसे टाइम पीरियड बेसिकली हम यही टाइम पीरियड बोल रहे थे कि एक वेव को होने में कितना टाइम लग रहा है, तो बेसिकली वो टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, कि लंबा टाइम लेगी वो एक पूरी वेव कंप्लीट करने में। ये कुछ ऐसे फिजिक्स की बातें हुई जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टेक्निक है वो क्या है, बायो फिजिकल टेक्निक है हमारा। तो बिना फिजिक्स के तो बायो फिजिकल टेक्निक पॉसिबल ही नहीं है समझना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक चीजें समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हमको पता है कि जो हमारा ईएमआर है वो क्या है, वेव और पार्टिकल दोनों डुअलिटी को फॉलो करता है। मतलब इसके अंदर वेव नेचर भी है कि भैया ये ऐसे 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 चल रहा है, और इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है कि भैया ये एनर्जी पॉकेट्स फोटॉन्स का बने हुए हैं, और हर एक फोटोन एक तरीके से एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ही आपकी लाइट जो है या ईएमआर जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो ये कुछ चीजें सीखी हमने जो फाउंडेशनल है। नाउ वी मूव ऑन टू सम एडवांस, और एडवांस में सबसे पहली चीज जो अपने को याद रखना है वो है ईएमआर याद रखना चाहिए हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा। दिस इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा। क्योंकि सारा का सारा खेल क्या है, स्पेक्ट्रा के इंटरेक्शन को मैटर के साथ स्टडी करना इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो वर्ड निकला स्पेक्ट्रोस्कोपी वो यही से निकला, स्पेक्ट्रा के स्टडी से, आई मीन स्पेक्ट्रा को यूज करके स्टडी करने से। पहली चीज हमारे पास इधर एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रखी है हमने,
और एनर्जी को तुम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हो, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और मोर और लेस एक ही चीज मान के चलते हैं अपन। और नीचे क्या है हमारे पास में, वेवलेंथ, जो कि हमारे पास मीटर्स में या कुछ केसेस में नैनोमीटर्स में भी होती है, यूजुअली नैनोमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है, परेशान नहीं होना उसको लेके। अब सबसे पहली चीज तो इधर आ जाओ, सबसे आगे क्या है हमारे पास में, गामा रेस। गामा रेस जो है दे हैव दी हाईएस्ट एनर्जी, वाइल जो उनकी वेवलेंथ होगी विच इज गोइंग टू बी लोएस्ट, 10⁻⁻14। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे गामा सोर्स रखता हूँ और ये मेरा हाथ है, तो गामा रेज यहाँ से डायरेक्टली आर पार हो जाएगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत दूर हाथ रखा तो पता नहीं कि वो वहां तक पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी अपन ने सीखा था कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो बहुत सारी वेव्स कम टाइम पीरियड में या कम डिस्टेंस में बन जाएगी, तो एनर्जी खत्म ही हो जाएगी उसकी। इसीलिए गामा रेज जो है हाईएस्ट एनर्जी तो कंटेन करती है, या उसकी फ्रीक्वेंसी तो हाईएस्ट है बट उसकी वेवलेंथ लोएस्ट है। फिर तो पहले याद रखना है ग मतलब गामा, ठीक है। फिर ए मतलब एक्स रेस, ग ए। तो एक्स रेस का क्या है, एक्स रेस की एनर्जी गामा से कम है बट लैम्डा ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है। एक्स रेस के बाद में आता है ग ए, और फिर यहां पे अब थोड़ा सा ध्यान रखना है तुमको, प मतलब पैराबैंगनी, या आप इसको यूवी भी बोल सकते हो। पैराबैंगनी मतलब यूवी, अल्ट्रा वायलेट, तो पैराबैंगनी हिंदी में पैराबैंगनी बोलते हैं। तो ग ए, ये हो गया गए, प और फिर द मतलब देखा, देखा मतलब विजिबल। तो ग ए प द, इसका मतलब क्या हुआ, गामा एक्स रेज यूवी विजिबल, ठीक है। और अगर तुमको ये ऐसा याद रखता हो तो ऐसे याद रखो, गए यूवी विज, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ही बात। तो गए यूवी विज, उसके बाद में क्या, अमर, गए यूवी विज अमर। तो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास है, अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी जो होगी वो एक्स रेज से थोड़ी कम होगी, लैम्डा ज्यादा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है विजिबल। विजिबल जो होता है वो आता है हमारे पास में नैनोमीटर में, अगर बात करें तो 400 टू 720 तक जाता है ये, 720। और इधर देखा जाए तो करीब करीब 380 से 720 तक हमारा एग्जैक्ट विजिबल स्पेक्ट्रा होता है। बुक्स में 400 टू 700 भी लिखा होता है, लेकिन वो उसमें सिर्फ आपका प्योर जो विबग्योर वाला सेटअप है वही यूज करते हैं। अगर आप 720 तक जाओगे तो यहाँ पे फार रेड आने लगेगा, और यहाँ पे आपका जो ये है, तो ये आपका नियर यूवी कहा जाता है, कि वॉयलेट नियर यूवी, यूवी के पास वाला, ठीक है। फिर अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट से अल्ट्रा, और रेड से आगे होगा तो क्या कहेंगे, इंफ्रारेड। अल्ट्रा और इंफ्रा कैसे शब्द रखें, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो इसमें अल्ट्रा वायलेट में वायलेट से ज्यादा एनर्जी है इसलिए बोला अल्ट्रा वायलेट, और रेड से कम एनर्जी है इंफ्रारेड में, इसलिए उसको बोला इंफ्रारेड, ठीक है। तो अमर में क्या हो गया हमारे पास में, अगर अपन देखें तो अ में हो गया हमारे पास में इंफ्रारेड। उसके आगे अगर अपन जाएंगे तो आपके पास में माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स। अमर मतलब ऐसा है, अ से थोड़ा बस तुमको ध्यान रखना है कि अ मतलब इंफ्रारेड है। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, रेड से थोड़ी कम एनर्जी मतलब इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में अगर अपन जाते हैं तो ये माइक्रोवेव्स, एफएम वगैरह ये सब माइक्रोवेव्स में आ जाती है यहाँ पे। जो रेडार वेव्स और वो सब होती है, तो यहाँ पे माइक्रो, और माइक्रो के बाद में रेडियो। इस तरीके से हमारा पूरा डेवलपमेंट चलता है। तो रेडियो वेव्स जो होंगी उनकी वेवलेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, सॉरी ये रही, और जो एनर्जी होगी वो सबसे कम। तो इसका मतलब इसीलिए रेडियो वेव जो है वो रेडियो बहुत दूर तक सिग्नल पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी वेव बहुत दूर तक जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसी वाईफाई चाहिए, मान लो 5G वाईफाई रन करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर रन करना पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो पाएगा ये, मतलब केबल चाहिए आपको उसके लिए। और अगर आपको मोबाइल डेटा चलाना है तो मोबाइल रेडियो सिग्नल्स पे रन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही FM पता होगा तुमको, AM पता होगा, है ना। तो ये FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ए मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ये 11th-12th की फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। खैर अभी जो चीज़ें सीखना है वो एक तो ये याद होना चाहिए, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए हम उन पर ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। बट ये स्पेक्ट्रा याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जगह जगह आएगा ये। आगे आ जाते हैं, दूसरी चीज पर और ध्यान देते हैं, और अगली कहानी जो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रिलेशनशिप देख रहे हैं। अब फंडामेंटल रिलेशनशिप, तीन तरीके की रिलेशनशिप्स अपने को याद रखना है यहाँ पे क्योंकि सवाल में फंसती है ये। सबसे पहली चीज तो सी, सी का क्या मतलब है, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ जितनी होगी उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और वेवलेंथ जितना लंबा वो ट्रेवल कर सकती है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर स्पीड। दूसरा रिलेशन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या मतलब है, पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा है, दैट ई इज इक्वल्स टू एच म्यू या एच वी।
एच जो है वो हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है और म्यू जो है वो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एक चीज और निकल के आ रही है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में तो ये इसके नीचे आ जाएगा सी अपॉन लेमडा। तो ये सी अपॉन लेमडा इस फ्रीक्वेंसी की जगह रख दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, समझ पाओ, ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एच सी अपॉन लेमडा। ये सुनो, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि प्लांक्स कांस्टेंट एनर्जी के बारे में बात करता है तो हम इसको पता है जूल पर सेकंड या जूल सेकंड के इसमें समझाते हैं। जूल्स पता ही होगा अपने को, एनर्जी की एक यूनिट है। तो की अंडरस्टैंडिंग जो हमको यहाँ पे याद रखना है, जैसे ये तो दो रिलेशनशिप हुआ है, मेन चीज जो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये कि अगर वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना, वेवलेंथ और आपका एच सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन लेमडा कहाँ से आया, म्यू से आया। ठीक है, दूसरी चीज एनर्जी क्या होगी उसकी, ज्यादा, इसलिए फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को मैंने बोला था कि ये रिलेट कर जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे ये सी अपॉन लेमडा जो है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, एग्जैक्टली म्यू को एक्सप्लेन कर रहा है या वी को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जो यूवी है, यूवी अभी वापस बात करें ग ए प पंद, तो यहाँ पे ये जरूरी क्यों है हमको जानना है कि ये शॉर्ट वेवलेंथ, हाई फ्रिक्वेंसी और ये सब, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम समझें कि जो यूवी है उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, विजिबल से छोटा है, और इसीलिए इसके अंदर क्या है, ज्यादा एनर्जी है। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में या आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि यूवी लाइट क्यों यूज कर रहे हो डीएनए या प्रोटीन को देखने के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर जो एनर्जी है ये आपके क्या करती है, जो एनर्जी इसके अंदर विजिबल से ज्यादा एनर्जी यूवी में है, ये आपके इस तरीके के मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस लेके आती है जो विजिबल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। और टू स्टडी द बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांजिशंस, जो हमको यूवी में ही मिल सकते हैं, विजिबल में नहीं मिल सकता है। बात समझ में है ये वाली? एंड दैट इज व्हाई वी यूज यूवी rather than going for our visit. So overall ये पूरी की पूरी कहानी जो अपन ने जानी, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड देन रेडियो, गए पद अमर। और अपन ने ये भी सीख लिया कि इधर जाओगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाओगी और उधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक वेव नंबर का कॉन्सेप्ट भी होता है। वेव नंबर ध्यान रखना इनवर्स टू लेमडा है, क्योंकि वेव नंबर आपको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी वेव्स बन गई। तो अगर मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूँ, जैसे यहाँ पे अगर अपन समझें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस में यहाँ पे तो एक, मतलब यहाँ से शुरू करोगे ना तुम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच वेव बन रही है। लेकिन इतना डिस्टेंस अगर मैं यहाँ लूँ तो यहाँ एक ही वेव बन रही है। ठीक है, तो वेव नंबर बेसिकली ये समझाता है इट इज अपोजिट टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा विच इज वेवलेंथ। ये छोटी मोटी पॉइंट्स अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम अभी हमारा फोकस्ड डिस्कशन रख रहे हैं डीएनए और उनके ऊपर। तो हमारी स्टडी के लिए हम जो बातचीत करेंगे वो हम यूवी रेंज के बारे में बात करेंगे। और यूवी रेंज बेसिकली अपन ने जैसा समझा 200 टू 400 नैनोमीटर के आसपास रहती है ये। और इसमें बेसिकली तीन टाइप की यूवी कही जाती है, यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए। तो प्लीज इसका ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग उसको उल्टा कर देते हैं। हाईएस्ट वेवलेंथ यूवी सी की है, लोएस्ट वेवलेंथ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाईएस्ट वेवलेंथ यूवी ए की है और सबसे कम वेवलेंथ यूवी सी की है। मतलब आप ऐसे बोलोगे तो अगर विजिबल में यहाँ लिखता हूँ तो मुझे ए बी सी ऐसे लिखना चाहिए। देखो ध्यान से, इसका पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, ए बी सी उल्टा रहेगा। ठीक है, और इसमें जो सी है ये हमारी जर्मिसाइडल है, जो यूवी डिसइंफेक्टेंट्स आता है, जैसे अपन बोलते हैं यूवी लाइट चालू करके डिसइंफेक्शन कर दिया, यूवी फिल्टर लगा दिया बैक्टीरिया को मारने के लिए या जो भी जर्म्स को मारने के लिए, तो वो यूवी सी यूज की जाती है। कभी पूछा जाए स्किन कैंसर किसकी वजह से होता है, तो वो होता है यूवी बी की वजह से। एक और चीज ध्यान रखना है कि सूर्य से यूवी सी कभी भी अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, इट कैन नॉट रीच द सरफेस। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि यूवी सी कैन नॉट रीच द सरफेस। और यूवी ए जो है वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है और वो नॉर्मली हमको मिलती भी रहती है, कोई समस्या नहीं उसके अंदर। तो यूवी ए जो है ये कहानी है, इसी में वो नियर यूवी वाली कहानी 380 टू 400 नैनोमीटर यहाँ पे आ जाता है। विजिबल जैसा कि मैंने बात करी, वॉयलेट 400 से रेड 700 तक है, फार रेड और नियर ये नियर यूवी पे जाओगे तो 380 टू 720 ले सकते हो। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रेलेवेंस जो यूवी एब्जॉर्प्शन के अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो मैक्सिमम किस पे एब्जॉर्ब करते हैं, 260 नैनोमीटर पे। 260 नैनोमीटर का फॉल करेगा यूवी सी में।
और 280 नैनोमीटर पे हमारे कौन एब्जॉर्ब करते हैं? प्रोटीन्स, ये भी याद रखना है। 280 नैनोमीटर पे आपका यूवीसी यूवीबी के बीच में फॉल करेगा यहाँ पे। दूसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 260 नैनोमीटर पे, तो प्यूरिन्स और pyrimidine के जो रिंग स्ट्रक्चर है, प्यूरिन्स और pyrimidine के रिंग स्ट्रक्चर वो एब्जॉर्बेंस देंगे 260 पे। और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, जो कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन WYF, वो आपको एब्जॉर्बेंस देंगे 280 नैनोमीटर पे। दूसरा, यूवी एब्जॉर्प्शन जो है ये क्या करेगा, कभी पूछ लिया जाए तो ये देगा इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। हम समझेंगे इसका मतलब अभी आने वाले समय में। और दूसरा, तीसरे पॉइंट अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ पे, उसके बेसिस पे किसी गिवन कंपाउंड में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के क्वांटिफिकेशन के लिए ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक हो जाती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। होता यह है कि जब आप यूवी से एक्सपोज करते हो डीएनए को, ये भी छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है कि यूवी से जब आप एक्सपोज करते हो तो अब डिपेंड करता है उसमें कितनी एनर्जी है। जैसे यूवीबी, तो यूवीबी से अगर आप एक्सपोज करते हो तो वो डीएनए डैमेज भी कर सकती है। और कौन सा डीएनए डैमेज होता है? वो थायमिन डाइमर फॉर्मेशन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमको पहले याद रखना है। नाउ वी मूव ऑन टू द टेक्निक्स, कि टेक्निक का बेसिक्स क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। और सबसे पहले अपन शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल से, क्योंकि हमारा जो मोटिव है आज का वो क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल रेंज में, इसी को समझना है हमको। सो जब भी कोई ईएमआर आपके किसी सॉल्यूशन से पास करती है तो दो तरीके के फिनोमेना वहां देखने को मिलता है। एक तो वो जो ईएमआर या वो जो लाइट है जिसको हम बोल रहे हैं, वो कुछ हद तक तो उस मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब हो गई, और कुछ जो होती है वो क्या हो जाती है? ट्रांसमिट। अब जरा इसको समझ लो क्या मतलब है इसका। जैसे ये एक सैंपल है, हमने यहाँ से लाइट दी, और मान लो मैंने लाइट की 10 फोटॉन्स दिए, ठीक है? दिए, देने के बाद में यहाँ से 6 निकल गए, तो बचे हुए 4 कहाँ गए? वो 4 हो गए एब्जॉर्ब। किसने एब्जॉर्ब कर लिए? इसने, भाई ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो 4 गॉट एब्जॉर्ब। और ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब जो आर पार हो गए वो कितने हुए? 6। कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा ट्रांसमिटेंस ही देख पाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेंस देखना उतना मुश्किल होता है कि कितने एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब कितने हुए वो देखना मुश्किल है। आपको अगर इनिशियल पता है और ट्रांसमिटेड पता है तो आप डायरेक्ट माइनस करके बता सकते हो कि एब्जॉर्ब कितने हुए। तो एब्जॉर्ब कभी भी स्टडी नहीं करते, ट्रांसमिटेड से एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं, वो ईजी पड़ता है। आखिरी चीज, कि कितना एब्जॉर्बेंस होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे और मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे। एग्जाम्पल के तौर पे जो मॉलिक्यूल जिस वेवलेंथ, मान लो 260 नैनोमीटर पे हमने रखा, और उस सैंपल के अंदर डीएनए आरएनए है ही नहीं, तो कुछ एब्जॉर्बेंस आएगा ही नहीं। तो मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही बहुत जीरो है, तो कोई एब्जॉर्बेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जैसा होना चाहिए था या जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, तो भी वो एब्जॉर्बेंस शो नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर और कॉन्सेंट्रेशन आर द की टू गेट द एब्जॉर्बेंस जैसा हम चाह रहे हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसका फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है लेकिन? तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ठीक है, सपोज ये हमारे पास में एक कुछ भी ले लो जो चाहो वो, बास्केटबॉल देखा होगा तुमने? बास्केटबॉल में ऐसा ये कोर्ट होता है, ये सेंट्रल लाइन समझ लो, और इधर एक इस तरीके से बास्केट लगी होती है, इधर एक बास्केट ऐसे लगी होती है। अब अगर आप यहाँ से शूट करना चाहते हो, तो यहाँ से शूट करके बास्केट आप तभी कर सकते हो जब आपका स्पीड ऑफ बॉल, एंगल ऑफ बॉल, ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉल, ये सब सही हो। क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा तो या तो रिंग से टकरा के बाहर आ जाएगी, या कई बार रिंग के अंदर टकरा के बाहर आ जाएगी अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मैटर करके आपका बास्केट करने में मदद करती है। समझ रहे हो इस चीज़ को? बास्केटबॉल के दौरान ये सेम चीज क्या है, इधर भी लगती है जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। क्या मतलब है कि अगर मैंने एनर्जी ज्यादा दे दी, तो एनर्जी ज्यादा दे दी तो बस वहां पे टकराएगी वापस आ जाएगी। बहुत जोर से फेंक दिया तो आर पार ही हो जाएगी, कोई पॉइंट थोड़ी मिलना है। कोर्ट के बाहर फेंक दिया आपने बॉल को, कुछ नहीं मिलना उससे। तो एट द एंड यही पॉइंट होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल को आप स्टडी करते हो यूवी स्पेक्ट्रो या स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान, तो उन मॉलिक्यूल की कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी डिमांड होती है। क्या होती है? एनर्जी डिमांड। जैसे इस केस में अगर मुझे इस पॉइंट से बास्केट करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी डिमांड, एक एनर्जी, फोर्स, एंगल, ट्रेजेक्टरी की डिमांड है। सेम गोज विद दिस,
कि एक पर्टिकुलर एनर्जी डिमांड होती है, और हम ये जानते हैं कि हर एक वेवलेंथ पे एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है, वेरी करती है। मतलब अगर मैंने बोला कि 202 नैनोमीटर तो एनर्जी अलग है, 204 नैनोमीटर तो एनर्जी फिर अलग है, क्योंकि क्या था, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, ये दोनों फिक्स्ड कांस्टेंट है। दीज आर टू कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट और ये स्पीड ऑफ लाइट फिक्स्ड है ये। तो बदल क्या रहा है, लेमडा और एनर्जी। तो लेमडा बदलोगे तो एनर्जी बदलेगी, या एनर्जी बदलोगे तो लेमडा बदलेगा, ये बात अपन जानते हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी बदल रही है, तो अगर मैं एक गिवन वेवलेंथ वाली एनर्जी देता हूं तब तो बास्केट हो पाता है, लेकिन अगर मैं गिवन वेवलेंथ वाली एनर्जी नहीं देता हूं तो बास्केट नहीं हो पाएगा। ये सेम चीज होती है मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब आप गिवन वेवलेंथ वाली एनर्जी दे देते हो, या फिर आप बोलो कि जो उसको एनर्जी की डिमांड है वो वाली वेवलेंथ उसको मिल जाती है, तो फिर वो क्या करता है, आपका एब्जॉर्बेंस शो करता है, मतलब बास्केट हो जाता है। लेकिन अगर वो एनर्जी वहां पे नहीं मिली तो बास्केट नहीं होगा, मतलब एब्जॉर्बेंस शो नहीं होगा। क्या मतलब हुआ, तो लो एनर्जी अगर दी तो बॉल नीचे ही गिर जाएगी, बास्केट तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और हाई एनर्जी अगर दी तो बॉल बाहर ही हो जाएगी, कोई बास्केट नहीं हो पाएगा। तो हाई एनर्जी देना भी बकवास है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे गामा दे दो सबको, हाईएस्ट एनर्जी मिल रही, सभी एब्जॉर्बेंस शो करेंगे, नहीं करेंगे। ना ही लो एनर्जी देना कोई काम का है, क्योंकि लो एनर्जी पे तो फिर आप उसको उतना एक्साइट ही नहीं कर पाओगे जितना आपको करना था। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, हर एक मॉलिक्यूल अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ही एब्जॉर्बेंस शो करता है, और इसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर सिग्नेचर। कि हर एक मॉलिक्यूल की क्या है, अपनी एक सिग्नेचर वेवलेंथ है, और उसी बेसिस पे हम ये बोल पाते हैं कि जो डीएनए आरएनए है वो 260 नैनोमीटर पे, और जो प्रोटीन्स है वो 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम शो करते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे हमने क्या सीखा, कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, तो मान लो यहाँ पे मैं इसको लेमडा ले लेता हूँ, तो लेमडा जब हम ले रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिनट रुकना। तो इससे क्या समझ में आया हमको, हम अगर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर अपना मॉलिक्यूल लेते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे उसके साथ में क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं एब्जॉर्बेंस का। तो मान लो ये 1 वेवलेंथ थी, ये 2 3, ये 3 3, ये 4 5 एंड देन 6। तो मान लो 1 पे एब्जॉर्बेंस यहाँ आया, 2 पे एब्जॉर्बेंस यहाँ आया, 3 पे एब्जॉर्बेंस यहाँ आया, फिर 4 पे देखा तो एब्जॉर्बेंस यहाँ चला गया। वैसे थोड़ी देर बढ़ता ही है, ऐसे ही मान के चलो इसको। 3 पे एब्जॉर्बेंस यहाँ, 4 पे यहाँ, 5 पे फिर कम हो गया, और 6 पे फिर कम हो गया। तो आप बोल सकते हो ना कि फोर्थ वेवलेंथ जो भी है उस पे ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दे रहा है, यस और नो। तो क्या होगा, इस वेवलेंथ को, फोर्थ वेवलेंथ को इस गिवन मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या बोलेंगे, लेमडा मैक्स, दैट इज नोन एज लेमडा मैक्स। कि भैया ये वो वेवलेंथ है जहां पे हमको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में। दूसरी चीज क्या है, ये जो एब्जॉर्बेंस होगा या जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ फेंक देगा, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे। जैसे कि यहाँ होगा, मान लो लास्ट बास्केट था, आखिरी 10 सेकंड का टाइम बचा था और उन्होंने बास्केट मार दिया टीम ने, और ये जीत गए। तो क्या हुआ, पहले बिल्कुल टेंस माहौल था कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, और 10वें सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड में इन्होंने, कोई मिल गया मूवी देखी है, कोई मिल गया मूवी में ऐसा होता है कि वो आखिरी में एक बास्केट कर देते हैं, वो बास्केट कर देते हैं और जीत जाते हैं। ठीक है। तो सेम पॉइंट है यहाँ पे भी, कि आखिरी सेकंड पे वो बास्केट मार दिया तो क्या हो गया, सब एक्साइट हो गए। तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे पर्टिकुलर एनर्जी जो डिमांड थी वो बैठ गई, बास्केट हो गया। बास्केट हो गया तो आपको एक्साइटेड एनर्जी आ गई। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड में ऑब्वियसली वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट होकर अपने ग्राउंड एनर्जी से एक्साइटेड एनर्जी में चले जाते हैं। हम बात करेंगे इसके ऊपर। और अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे कि अपन ने कहा कि भैया मॉलिक्यूलर सिग्नेचर होती है सबकी, तो मॉलिक्यूलर सिग्नेचर के बेसिस पे अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग वेवलेंथ पे क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, जिसको अपन ने क्या सीखा, लैम्डा मैक्स। क्या समझ में आ रही बात। पहला नियम कायदा जो अपन यहाँ से देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आने वाली है इस टॉपिक पे, वो है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। क्योंकि इस लॉ के बेसिस पे ही हमारी पूरी की पूरी कहानी जो है इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की चलती है। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बियर और लैम्बर्ट्स के दो अलग अलग नियम कायदे थे, बाद में इनको मर्ज कर दिया गया है। लैम्बर्ट्स ने बात की थी किसके ऊपर, लेंथ, एल फॉर लेंथ। और जो बियर्ड्स है, बियर्ड्स ने किस पे बात की थी, कॉन्सेंट्रेशन पे। ये दो चीजें अभी पहले ही याद रख लेना है, दिमाग मत लगाओ अभी कि क्या है, बस इतना अभी कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ। अब है क्या इसमें, जरा समझो। कोई भी सॉल्यूशन जो एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, एब्जॉर्बेंस मतलब वही जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिया था ना हमने, एब्जॉर्बेंस मतलब कितना एब्जॉर्ब किया उसने गिवन वेवलेंथ को। तो वो जो एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लाइट एब्जॉर्बिंग स्पीशीज या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट्स, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, द पाथ लेंथ थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, इसको समझो आप। जैसे एक रोड इमेजिन करो, ये हमारे पास एक रोड है और ये रोड काफी चौड़ी है जैसा कि तुम देख सकते हो, और मान लो 4 लेन है, ये 4 लेन समझते हो, इसके अंदर कितने लेन है, 4 लेन है। बहुत सारे लोग 4 लाइन बोलते हैं इसको, इट्स 4 लेन, 4 लेन पे है। तो अगर एक समय पे यहाँ पे कितनी गाड़ी चल सकती है, अगर एक एक गाड़ी भी एक एक लेन में मानी जाए तो 4 गाड़ियां आराम से इधर उधर हो सकती हैं, सही है। लेकिन अगर मान लो 2 लेन गाड़ी है, आई मीन रोड जो है वो अब 2 लेन है, तो अब तो मैक्सिमम 2 ही गाड़ियां आर पार हो सकती है एक समय पे, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ऐसे करके। हाँ ऑब्वियसली एक के पीछे एक लग सकती है, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल व्हीकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर गाड़ी रोड चौड़ी हो जाए तो ज्यादा गाड़ियां ट्रेवल कर पाएंगी? सेम गोज हियर। जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ किसको बताता है कि जितनी चौड़ी आपका सैंपल होगा उतने लंबे समय तक लाइट अंदर रहेगी, और जितने समय लंबे समय तक लाइट अंदर रहेगी मतलब एनर्जी अंदर रहेगी, एनर्जी जितनी देर अंदर रहेगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो मान लो एक मैंने लिया बीकर इतना चौड़ा, एक बीकर मैंने लिया इतना, तो अब यहाँ से लाइट अपन ने दोनों में दी, इधर से इसको भी दी इसको भी दी, तो यहाँ तो इतनी देर के लिए अंदर रह पाएगी ना ये, तो एब्जॉर्बेंस कम होगा। और जब वो इतने लंबे समय के लिए अंदर रहेगी सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो एब्जॉर्बेंस कॉमन सेंस के लिए ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे चौड़ाई से समझ पा रहे हैं अपन, ज्यादा चौड़ी रोड ज्यादा गाड़ियां आराम से चल पाएंगी, सकड़ी रोड कम गाड़ियां आराम से चल पाएंगी, दैट इज द केस। और दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट। अब ये भाई बिल्कुल इतना चौड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट है जो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए वो है ही नहीं, ना के बराबर है, तो कोई एब्जॉर्बेंस नहीं आएगा। लेकिन भले ही ये इतना पतला हो लेकिन उसके अंदर धड़ल्ले से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका एब्जॉर्बेंस वैल्यू बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो इसी से एक फॉर्मुलेशन क्या निकल के आया कि एप्सिलॉन जो है, आई सॉरी एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, एब्जॉर्बेंस जो है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन इंटू एल इंटू सी। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गया एप्सिलॉन, तो देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल, ये तो पहले बोल के चले गए वो, जो सी वाली बात है वो बियर ने कही, एल वाली बात लेम्बर्ट्स ने कही। लेकिन अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया यार, देखो ध्यान से, क्या लगा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, तो अब हमको क्या निकालना था, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी आप हटाते हो तो आप कोई कांस्टेंट डालते हो, जैसे रेट कांस्टेंट लगाते हैं और ये सारी चीजें जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जैसे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो के लगा देते हैं रेट कांस्टेंट। ऐसे यहाँ पे भी एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट या कांस्टेंट। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट किससे बताया जाता है, एप्सिलॉन से बताया जाता है, और एल पाथ लेंथ हो जाती है, सी हमारी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि एब्जॉर्बेंस जो है ये हमेशा यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है कि इतना एब्जॉर्बेंस हो रहा है या उतना एब्जॉर्बेंस हो रहा है, क्योंकि ट्रांसमिटेंस के बेसिस पे हम इसको बता देते हैं, इसलिए ये यूनिटलेस चीज है। बट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट की यूनिट होती है, और ये हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अपना फिक्स होता है कि भैया मैं तो इतना करूंगा, ठीक है, विल सी अबाउट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बियर-लैम्बर्ट्स लॉ ने हमको क्या सिखा दिया कि कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ के इक्विवेलेंट क्या रहेगा, हमारा एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगा। ये चीज अपन ने सीखी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में देख लो फटाफट से, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, ए एप्सिलॉन सी एल। अब यहाँ आ जाओ, देखो क्या है इसकी, पर मोलर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि पर मोलर पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी और पाथ लेंथ दोनों ली जा रही है। लेकिन अब यहाँ एक लफड़ा है, हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज रहे। अब स्टैंडर्डाइज रहने के लिए सी और एल पे थोड़ा ध्यान दो। सी है कंसंट्रेशन, एल है पाथ लेंथ। अब दो वेरिएबल हो गए, क्योंकि एब्जॉर्बेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी पे भी और एल पे भी, ये तो फिक्स है, ये तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना फिक्स है, पर मोलर पर सेंटीमीटर। लेकिन ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गए यार। अब क्योंकि दो वेरिएबल हो गए तो फिर एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, पाथ लेंथ को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि यार एक काम करो 1 सेंटीमीटर पे रखो इसको। इसलिए जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किए जाते हैं वो क्यूबिट में किए जाते हैं, और स्टैंडर्ड क्यूबिट्स क्या होती है, 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ की होती है कि भैया 1 सेंटीमीटर की रहेगी, 1 सेंटीमीटर की रहेगी तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं। तो जो चेंज होगा डी एक्स अपॉन डी टी, जो छोटा चेंज होगा
वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हो जाएगा सारा का सारा। ये ऑलरेडी क्या हो गई, स्टैंडर्डाइज हो जाती है पाथ लेंथ। अरे बात समझ, दैट्स हाउ वी गेट इट, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो फिक्स रहता है, मोलर जो है यहाँ पे फिक्स रहता है, और डिपेंडिंग अपॉन कौन सी की बात कर रहे हो आप, आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट वहाँ पे आ जाता है। एब्जॉर्बेंस के लिए अपन बोल ही चुके, डायमेंशनलेस और डायमेंशनलेस और कोई यूनिट इसकी नहीं है। तो ये हुआ एक तरीका निकालने का एब्जॉर्बेंस। अच्छा, इससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, सी और एल भी निकाल सकते हो। एब्जॉर्बेंस अगर दे दिया जाए तो सी निकाल लो, एल और यूजुअली 1 सेंटीमीटर ही होता है, बहुत ही कम में ऐसे सवाल है कि पूछे जाएंगे। लेकिन पाथ लेंथ अगर बढ़ा दी जाए, ऐसा भी होता है क्वेश्चन कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर दी जाए पाथ लेंथ, तो एब्जॉर्बेंस कितना बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे रैशनल बिठाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे और समझ में आएगी चीजें। फिर इसके कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं इस फॉर्मूले के, ए इज इक्वल्स टू सी एल के, जो कि लॉग के फॉर्मुलेशन होते हैं, क्योंकि लॉग जो है वो क्या करता है, चीज़ों को छोटा कर देता है। जैसे हम बोलते हैं कि लॉग बेस 10 3 इज इक्वल्स टू 1000, लॉग बेस 10 4 इक्वल्स टू 10,000। तो 10,000 लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, लॉग बेस 10 4, तो वो 10,000 समझा देता है। दैट इज द केस कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लॉग। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी दिख रही होगी तुमको, यहाँ पे आई जीरो और आई दिख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा यहाँ पे बात करते हैं। तो सही, अब इसको कैसे समझते हैं जरा देखना। आई जीरो क्या है, इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास वापस से एक वही सैंपल ले लिया हमने, और यहां से हमने क्या देना शुरू किया, लाइट देना शुरू किया। तो आई जीरो क्या है, कितने फोटॉन्स हमने दिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज आई जीरो। और आई क्या है, जो बाहर निकल गया, जैसे अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया था 10 फोटोन दिए, 6 बाहर निकल गए, तो आई जीरो आई की वैल्यू हो गई वो। अच्छा, एब्जॉर्बेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एब्जॉर्बेंस आपने जैसे मान लो, एब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड करेगा, आप मान लो ये वैल्यू बहुत हाई है, आपने बहुत सारे फोटोन एक साथ दिए, तो जायज सी बात है कि एब्जॉर्बेंस के होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड पहले ही सैंपल बहुत सारा दे दिया ना। आई मीन जो सैंपल है उसको बहुत सारे इंसिडेंट फोटोन्स दे दिया आपने, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्बेंस बढ़ने की संभावना है। और किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा ये, कितना ट्रांसमिटेड हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 आई जीरो अपॉन आई, देखो ध्यान से, है ना। और इसी को अगर मैं नेगेटिव में लिखना चाहूँ, ये इक्वल है ना, नेगेटिव नहीं है ये इक्वल है। अगर इसको आप नेगेटिव में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10, या तो ऐसे लिख दो आई अपॉन आई जीरो, जितना ट्रांसमिटेंस हुआ विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस। तो एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा कैसे लिख सकते हो आप, इसी को नेगेटिव में लिख दो, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, नेगेटिव लॉग बेस 10, और यहाँ पे क्या हो गया, आई जीरो अपॉन आई। ये भी तरीका ठीक है। ये सारे सिर्फ इंटरचेंजेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, बस इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि इसमें दिक्कत यही होती है कि 25 अलग अलग चीज़ें आ जाती है, तो वो कंफ्यूज कर देती है, आई जीरो का रखना है, आई का रखना है, तो एब्जॉर्बेंस याद रख लो आई जीरो अपॉन आई, और उसी का नेगेटिव लगा दोगे तो नेगेटिव लॉग ये क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, ये चीज़ अपन ने सीख ली। तो अपन को अब दूसरी चीज़ का सीखना है, एब्जॉर्बेंस और ओडी का क्या रिलेवेंस है। तो जब आप ओडी लिखते हो, ओडी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या समझाती है आपको, कि कितना एब्जॉर्बेंस हो रहा है। तो ओडी की वैल्यूज अगर बढ़ रही है मतलब एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है, ओडी की वैल्यूज अगर घट रही है मतलब एब्जॉर्बेंस घट रहा है। ये एक छोटी पॉइंट अपने को यहाँ पे और सीखने को मिली। और अगर मैं बोलता हूँ कि A260, तो इस वैसे लिखते इसको अपन ऐसे हैं, एब्जॉर्बेंस सब स्क्रिप्ट में अपन लिख देते 260, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो A260। इसका मतलब ये है कि हमने एब्जॉर्बेंस को कौन सी वेवलेंथ पे स्टडी किया है, 260 नैनोमीटर पे। और ये ऊपर जो ऊपर लिखा है लॉग बेस 10, तो टी इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई जीरो। ठीक है, देखो ट्रांसमिटेंस क्या है, आई अपॉन आई जीरो, यहाँ क्या लिया था अपन ने, आई अपॉन आई जीरो। तो ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई जीरो। और अगर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना इसमें, आई अपॉन आई जीरो में। तो अब देखो रिलेशनशिप क्या निकला हमारे पास, रिलेशनशिप ये निकला कि ए इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज। अब तुम बोलोगे पर 2 कहाँ से आ गया, ये 2 आया आपने, इस 100 को जब लॉग के टर्म्स में आप लिखोगे तो 2 हो जाएगा वो। आ रही बात समझ में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय कितने पे चल रहा है, ये 100 से चल रहा है। तो 2 माइनस लॉग बेस 10 और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ये एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लिया आपको बोल जाएगा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दे दिया और पूछ लिया एब्जॉर्बेंस बताओ कितना हुआ, समझ लो। ये एक क्वेश्चन दे दिया मान लो कि for the given solution we have performed UV visible spectroscopy and we found 18% transmittance
कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन। तो आप क्या लगाओगे, log बेस 10 18 और 2 माइनस मार दोगे, आंसर आ जाएगा ए। ये इसको 100 को लिया ना जो अपने मल्टीप्लाई बाय 100, तो log बेस 10 टू द पावर 102 होता है ना, log बेस 10 100 को लेंगे अपन क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, तो हमको पूरा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 2 यहाँ से निकाला अपन ने, क्योंकि यहाँ हम ट्रांसमिटेंस नहीं ले रहे अब। ट्रांसमिटेंस लेते तो ये फॉर्मूला होता है log बेस 10 ट्रांसमिटेंस, लेकिन यहाँ पे 2 लेना पड़ा क्योंकि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में मल्टीप्लीकेशन टू 100 है, तो 100 से बढ़ गया ये। अब 100 से बढ़ गया तो आपको फिर उसको उससे इन्वर्स भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि बढ़ा तो दिया, कम भी तो करना पड़ेगा, वरना रेलेवेंस ही नहीं बैठेगा। आई बात समझ में? तो कितना इजी हो गया अब ये, वरना सवाल में घूमते रहोगे, परसेंटेज कहाँ घुसाड़ दिया ने, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कभी सवाल ही सॉल्व नहीं हो गए। तो ये एक पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन सी में, 4 नंबर का सवाल है ये, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहा तो फिर नहीं बनेगा वो सवाल। ये याद रह गया तो कितने 20 सेकंड 30 सेकंड का सवाल है ये। और अपने पास कैलकुलेटर रहता ही है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की वैल्यू इतनी इजी होगी कि तुम log बेस 10 फट से लगा दोगे, वो फायदे वाली बात है। चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर एक्सटेंशन, आई मीन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट के बारे में, क्योंकि एप्सिलॉन के बारे में भी समझना जरूरी है, इस पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि भैया ये एप्सिलॉन क्या बोला है। तो अगर हम एप्सिलॉन को सीखें तो एप्सिलॉन बेसिकली क्या समझाता है हमको, ये एक्चुअली एक यू कैन से कैपेसिटी या एबिलिटी है किसकी, मॉलिक्यूल की, कि वो कितना स्ट्रांगली किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे गिवन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्योंकि अपन ने एक चीज सीखी थी कि हर एक मॉलिक्यूल की एक अपनी सिग्नेचर वेवलेंथ होती है जिसको अपन लैम्डा मैक्स बोलते हैं, तो इसीलिए एप्सिलॉन भी उसका क्या हो जाता है फिर फिक्स्ड हो जाता है कि यार इस वेवलेंथ पे तो बेस्ट ही वेवलेंथ है ये तो इसके लिए, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इसका बेस्ट एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक चीज और ध्यान रखना है कि दिस इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सीधा सवाल आ गया। तो अगर आपने मॉलिक्यूल बदल दिया तो क्या एप्सिलॉन बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और सिंपल, अगर एप्सिलॉन बढ़िया है, हायर एप्सिलॉन मतलब बढ़िया एब्जॉर्बेंस, और अगर बढ़िया एब्जॉर्बेंस तो बेटर क्रोमोफोर। क्रोमोफोर मतलब जो बेसिकली आपका एब्जॉर्बेंस में रोल प्ले कर रहा है कि हाँ भैया देखो मैं एब्जॉर्बेंस शो कर रहा हूँ, या जिसके अंदर टेंडेंसी है उस गिवन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की, दैट इज नोन एज क्रोमोफोर। जैसे फ्लोरोफोर होता है फ्लोरोसेंस शो करने की कैपेसिटी, क्रोमोफोर होता है कलर शो करने की कैपेसिटी, या एब्जॉर्बेंस शो करने की कैपेसिटी, या कुछ इमिट करके अपने आप को समझाने की कैपेसिटी कि हम देखो प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर अच्छे से डिटेल में और नीचे है, हम समझेंगे। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने बोला था कि भैया ये जो प्रोटीन्स हैं ये 280 नैनोमीटर पे अपनी लैम्डा मैक्स शो करता है, और इनके अंदर क्या है, एप्सिलॉन बहुत वेरी करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे WYF3 एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो सबसे शानदार एप्सिलॉन किसका होता है, ट्रिप्टोफैन का। तो ट्रिप्टोफैन हैव द बेस्ट एप्सिलॉन वैल्यू, क्योंकि उसकी बेस्ट एप्सिलॉन वैल्यू है, हाईएस्ट एप्सिलॉन वैल्यू है। तो अगर किसी प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत ज्यादा है तो वो बहुत शानदार यूवी विजिबल देगा, आई मीन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। लेकिन अगर किसी में बिल्कुल है ही नहीं, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ट्रिप्टोफैन और ये फिनाइलएलानाइन, तो बिल्कुल ना के बराबर काम करता है। खैर ये सारी बातें मैं जब तुमको प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए हम इस वाले पे इतनी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, हमारे जो मेजर डिस्कशन है वो ये है। तो प्योर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर अपन बात करें, प्योर न्यूक्लियोटाइड कोई इंप्योरिटी नहीं है उनके अंदर, चाहे वो डीएनए या आरएनए हो, उनके एप्सिलॉन वैल्यू 10,000 15,000 पर मोलर पर सेंटीमीटर तक चले जाते हैं, काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो याद करो एक हाइपोक्रोमेसिटी कॉन्सेप्ट सिखाया था बेस स्टैकिंग के दौरान, उस वजह से इनकी जो एप्सिलॉन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट गिर के आधी हो जाती है, कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो करीब करीब 660 पर मोलर पर सेंटीमीटर आपकी एब्जॉर्बेंस शो करता है। ये वैल्यू स्टैंडर्ड है इसलिए याद रखनी है, क्योंकि सवाल में फंस सकती है। ठीक है, कि आपको दे दिया उन्होंने मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट वगैरह सब दे दिया, अब आपसे पूछा भैया बताओ कितने डीएनए प्रेजेंट है सैंपल में, तो अगर आपको ये एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं दी होगी तो यहाँ से याद रखना पड़ेगी, सिंपल है 660 600 पर मोलर पर सेंटीमीटर। अब चलो एक चीज और याद बता देता हूँ, यूजुअली जो हमारा ये होता है वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट एक न्यूक्लियोटाइड का माना जाता है स्टैंडर्ड 330 डाल्टन, एक न्यूक्लियोटाइड का। और जब आप बेस पेयर बना देते हो तो 2 हो जाते हैं वहां पे, तो वो कितना हो जाता है
660 डाल्टन। तो इससे रिलेट करके इसको याद रख लो कि ये 660 है और ये 6600 है। इसका 10 गुना हो गया और क्या हो गया है? देखो ध्यान से, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो एक बेस पेयर का मॉलिक्यूलर वेट है 660 और एक आपके पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड, ध्यान देना है ना, एक बेस पेयर नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड का एप्सिलॉन वैल्यू कितना है 6600। ये एक हमारी ट्रिक हो गई, क्योंकि वो तो वैसे भी याद रखना चाहिए, छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए अपने को। ऐसे ही जैसे अमीनो एसिड का अपन जब बात करेंगे तो उसमें 110 डाल्टन उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब तुम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा थोड़ी होगा, गुआनिन और साइटोसिन हुआ तो बदल जाएगा। लेकिन अगर फिर ध्यान दो, एडेनिन एक दो इस रिंग का स्ट्रक्चर है, थाइमिन एक सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है, गुआनिन एक दो इस रिंग का स्ट्रक्चर है, साइटोसिन एक सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है, तो वो एवरेज जो होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है कि भैया चेंज आएगा ऐसा कुछ। तो बस ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। जो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास जरूरी चीज़ है वो यही है कि पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको एप्सिलॉन पता है तो हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द एब्जॉर्बेंस। दूसरी चीज, अलग अलग बेसिस के लिए थोड़े बहुत एप्सिलॉन वैल्यूज बदलते हैं लेकिन उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरी, एप्सिलॉन जो है वो पीएच, टेम्परेचर और आयनिक स्ट्रेंथ इन सब के साथ में बदलता है, क्योंकि ये क्या है, कितना बढ़िया तरीके से आप एब्जॉर्बेंस शो कर रहे हो। तो जो चीज आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करेगी वो अल्टीमेटली आपके एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पर्टिकुलर लाइट एट गिवन वेवलेंथ को भी चेंज करेगी। ये एक पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन। तो हमने जो चीज देखी वो ये देखा कि भैया बियर लैम्बर्ट्स लॉ कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट क्या है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं लीनियर रेंज। यूजुअली जब बियर लैम्बर्ट्स लॉ आप लगाते हो तो ये लीनियर होता है, और ये एक थोड़ा लिमिटेशन भी है इसका कि आपका जो वैलिड रेंज कही जाती है वो कितनी कही जाती है कि आपका एब्जॉर्बेंस 0.1 से 1 तक आना चाहिए। इससे नीचे जा रहा है तो भी गड़बड़ी है, इससे ऊपर जा रहा है तो भी गड़बड़ी है। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का जब वो ये लगाते हैं कलरीमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, तो 1.2 1.3 तक चला जाती है ओडी, उतना नहीं जाना चाहिए कभी, वो एक स्टैंडर्ड रेंज से बाहर चला जाता है तो वैलिड नहीं कहा जाता उसको। दूसरा, अगर 0.1 से नीचे चला गया मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसमिटेंस हो रहा है और एरर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर जिस वेवलेंथ पे आप काम कर रहे हो वो वेवलेंथ ही सही नहीं है। दूसरा, अगर 1 से ऊपर जा रहा है तो आप क्या लीनियरिटी से अलग निकल गए हो और यहाँ पे स्ट्रे लाइट इफेक्ट आ रहा है। अब स्ट्रे लाइट इफेक्ट का क्या मतलब होता है वो समझो। आपने यहाँ पे क्यूबिट सेट करी आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, 1 सेंटीमीटर की क्यूबिट वगैरह, और आपने इसके अंदर अपना सैंपल डाल दिया। अब सैंपल डालने के बाद यहाँ पे आपके लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट सपोज ये इतने हैं, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट एक फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, ये भी हम मान के चल रहे हैं, दिस इज अवर अजम्पशन। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 100 फोटॉन्स दिए होते, एनर्जी पैकेट्स 100 दिए होते, तो 8 एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ट्रांसमिट कितने हो जाते हैं 92, एक लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट के लिए एक। लेकिन अब मान लो यहाँ पे जो लाइट गई वो यहाँ से टकरा के इधर भी निकल गई, इधर भी निकल गई, सॉल्यूशन में निकल गई, और ये 92 से बदल के 4 फोटॉन्स इधर उधर निकल गए और ये बच गई कितनी 88। तो ट्रांसमिटेंस कितना हो रहा है 88। तो आपको क्या लगेगा कि एब्जॉर्बेंस कितना हो गया 12, जबकि इन रियलिटी एब्जॉर्बेंस कितना है 8। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा बढ़ के आ रहा है ये क्या है स्ट्रे लाइट। वो लाइट जो स्ट्रे हो गई, स्ट्रे मतलब इधर उधर भाग गई, जैसे अपने बोलते स्ट्रे डॉग इधर उधर घूमते रहते जो है ना, जिनका कोई एक पर्टिकुलर होम नहीं है। तो ये लाइट कौन सी हो गई, जो जाना तो ट्रांसमिटेंस में चाहिए थी बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ इफेक्ट ये स्ट्रे लाइट बन गई, मतलब इधर उधर भाग गई। इसी के साथ में ये अब एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंस नहीं शो करेगा क्योंकि ट्रांसमिटेंस 88 हो गया 92 से, तो आपको लग रहा है कि यार एब्जॉर्बेंस तो 12 हो रहा है बट इन रियलिटी वो 8 है, तो 1 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू। एंड दैट इज वाई ये एक पॉइंट याद रखना है कि लीनियर रिलेशनशिप रहना बहुत जरूरी है। तो ये एक लीनियर है, ये बात ध्यान रखना है, और कुछ एब्जॉर्बेंस रेंज पे ये काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर क्या है लिमिटेशंस है, जैसे एक तो ये स्टेरलाइट इफेक्ट को कंसिडर करना बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये रहता ही है थोड़ा बहुत, बट फिर भी एक आप बोल सकते हो कि फाउंडेशनल लॉ है तो आज तक भी इसके ऊपर काम चलता ही है। डीएनए क्वांटिफिकेशन में हमारे पास में जो ऑप्टिमम रेंज होता है वो 260 नैनोमीटर पे 0.1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अगर हायर जा रहा है, मान लो तुम बोल रहे हो यार ये 1.0 से ऊपर जा रहा है, तो या तो स्ट्रेलाइट इफेक्ट आ रहा होगा, और आपने अगर मान लो प्रॉपर तरीके से अपने क्यूवेट को या अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट किया और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं स्टेरलाइट नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो डाइल्यूट कर देते हो सैंपल को स्टैंडर्ड डाइल्यूशन वगैरह बना के, ताकि आपका क्या हो वो एब्जॉर्बेंस, मतलब अब क्या कर रहे हो आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो।
आप डाइल्यूट कर रहे हो तो सैंपल का कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। जब आप सैंपल का कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 8 की बजाय अब 4 ही रह जाएगा। 50% से अगर डाइल्यूट कर दिया तो फिर वो प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस शो कर पाएगा। और अगर लोअर है, मान लो कि यार ये तो 0.1 से कम आ रहा है, तो या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ या फिर लंबे पाथ लेंथ के क्यूवेट यूज करो। 1 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चौड़े क्यूवेट यूज करो ताकि लाइट लंबे समय तक उसके अंदर जा सके। ये कब होता है? ये होता है जब आप बायोलॉजिकल सैंपल यूज करते हो। मान लो आपने बोला कि भैया एक सेल में जितना डीएनए है उसका ही एब्जॉर्बेंस निकालना है, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते उसमें, क्योंकि आपने तो बोल दिया ना कि सिंगुलर सेल का डीएनए जो है उसका एब्जॉर्बेंस चाहिए हमको। Then you cannot increase the concentration, then you have to increase the path length, and that's why we increase the path length also. Usually इसकी जरूरत कम ही पड़ती है, बट ये भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स के हिसाब से जरूरी होता है। ये बात तुमको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन सी में इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिसमें वो इंस्ट्रूमेंटेशन पे क्वेश्चन जब पूछते हैं, व्हाट यू कैन डू टू रेक्टिफाई दिस एरर, तो फिर आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। नाउ वी मूव ऑन टू द इंस्ट्रूमेंटेशन कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखता कैसा है। कोई डाउट है सृजन? मैं पूछूं? Now we are moving on to the instrumentation कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या यूवी विज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है या क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले चीज जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? लाइट सोर्स के। अब ईएमआर का इंस्टॉल लाना पड़ेगा, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बाद में होती है हमारे पास में यहाँ पे ग्रेटिंग मैकेनिज्म। ग्रेटिंग मैकेनिज्म अब क्या बोला है? तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि डिफ्रैक्शन क्या बोला है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर जगह से आपकी लाइट को क्या करते हो? पास करते हो। तो अब यूजुअली देखना, ये यहां से लाइट की वेव्स ऐसे जा रही है लाइक दिस। अब जो वेव इसके एज से टकराती है ना, वो एक अलग ही एंगल पे निकल जाती है। इसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन, कि उसने अपने पाथ को चेंज कर दिया जब वो किसी शार्प एज से निकली। बाकी तो ये सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो जैसे जाएगी, अब ये ऐसे तो डायरेक्टली सीधी जाएगी तो यहाँ पे रुक जाएगी, लेकिन तुम इसको ऐसे समझो, ज्यादा बेटर बनाता हूँ मैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया एक चीज। अब ये वाली वेवलेंथ तो सीधी निकल जाएगी, लाइट वेव। लेकिन यहां से जो एक वेव और आएगी वो ऐसे करके क्या होगी, यहां से एक अलग ही एंगल पे क्या हो जाएगी, अपनी पाथ को छोड़ देगी। और ये जो ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? टू फाइंड आवर स्पेसिफिक वेवलेंथ। टू फाइंड आवर स्पेसिफिक वेवलेंथ, कि भैया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो चीज है उसी पे अपन यहाँ पे क्या करें, काम करें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? और इसको क्या कहते हैं? अब ये तो हो गया ग्रेटिंग मैकेनिज्म, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैकेनिज्म, जिसमें हम डिफ्रैक्शन को यूज करके अपनी गिवन वेवलेंथ को यूज करते हैं। इसके आगे अपन ने क्या लगा रखा है, देखो, स्लिट। स्लिट क्या होती है? एक बारीक सी होल या जगह जहां से वही वेवलेंथ पास हो सकती है जिसको अपने को आगे भेजना है। ये जो पूरा मैकेनिज्म मैंने तुमको सिखाया है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और स्लिट वाला, इसको पूरे को मिला के क्या बोल देते हैं? मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर क्या है? क्रोमेटर मतलब कलर्स। एक पर्टिकुलर टाइप के कलर के पर्टिकुलर वेवलेंथ को लेके अलग कर देगा ये। दिस इज नोन एज मोनोक्रोमेटर, कि भैया हाँ पर्टिकुलर वेवलेंथ आगे जाएगी। फिर हमारे पास क्या होती है, अब ये थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो ये इस तरीके की कुछ मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे ये रोटेटिंग डिस्क होती है जो एक पर्टिकुलर, ये एक सैंपल से, ये सैंपल सेल और एक रेफरेंस सेल, ये थोड़ा एडवांस टाइप का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसमें हमारे पास एक रेफरेंस सेल होता है जिसके कंपैरिजन को हम सैंपल सेल से ट्रीट करते हैं कि भैया ये रेफरेंस है, ये सैंपल है। बाकी अगर एक नॉर्मल सा वो देखा जाए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो उसमें कुछ नहीं, मोनोक्रोमेटर। आपने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लिया जो लेमडा मैक्स होगा आपका, उससे आपने क्यूवेट से गुजारा उसको। क्यूवेट से गुजारने के बाद डिटेक्टर ने क्या देख लिया? ट्रांसमिटेंस देख लिया। ट्रांसमिटेंस देखने के बाद फॉर्मूले वॉर्मूले लगा के सॉफ्टवेयर ने हमको डिस्प्ले पे दे दिया कि भैया इतना एब्जॉर्बेंस, इतना ट्रांसमिटेंस देखने को मिला। लेकिन जब हम थोड़ा एडवांस टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखते हैं तो वहां पे फिर ये दो चीज आ जाती है, एक रेफरेंस सेल जिसमें हम हमारा रेफरेंस कंपाउंड रखते हैं, और एक सैंपल सेल। रोटेटिंग डिस्क क्या करती है? जो गिवन वेवलेंथ को सैंपल सेल और इधर किधर रेफरेंस सेल्स की तरफ डायरेक्ट कर देती है। तो रोटेटिंग डिस्क बेसिकली दोनों तरफ वेवलेंथ को भेजती रहती है। बस इतना सही, इसमें कुछ खास है नहीं। मिरर्स का काम तुमको ऑलरेडी पता ही है। मिरर्स जो होंगे वो पर्टिकुलरली एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे आपके पूरे वेव्स को, और यहाँ पे फिर से वही रोटेटिंग डिस्क है जो अल्टीमेटली सबको मर्ज करेगी। जैसे यहाँ देखोगे दो वेवलेंथ, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। फिर डिटेक्टर जो होगा सॉफ्टवेयर के दम पे हमको चार्टिंग करके एक रिजल्टेंट दे देता है।
कुछ छोटी मोटी बातें पर अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो लाइट सोर्सेज। तो लाइट सोर्सेज हमारे पास में क्या क्या होते हैं? एक तो होता है ड्यूट्रियम लैम्प। ड्यूट्रियम लैम्प जो होता है वो यूवी रेंज के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, सेक्शन बी में आ जाते हैं, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बन जाता है, ये बॉटनी में स्पेसिफिकली, क्योंकि टेक्निक बहुत डोमिनेट करता है उसमें। तो ड्यूट्रियम लैम्प यूवी रेंज के लिए हम यूज करते हैं इसको 190 टू 380। टंगस्टन हेलोजन का लैम्प ये विजिबल के लिए यूज किया जाता है। आगे ये दोनों लैम्प डुअल बीम इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किए जा सकते हैं जब आपको यूवी विजिबल दोनों का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए हो। जैसे जो अपने आईसीएसआर वाले लैब में अंदर माइक्रोप्लेट रीडर रखा है, उसकी वेवलेंथ पूरी 190 टू 900 है, तो उसके अंदर ये दोनों टाइप के लैंप है। तो वो यूवी पे भी काम कर लेता है और विजिबल पे भी काम कर लेता है, ऐसा। फिर मोनोक्रोमेटर, अभी अपन ने सीखा, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये पिक करेगा फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब बहुत सारे कलर्स जिसके अंदर है। प्रिज्म भी यूज कर सकते हो आप इसके अंदर, या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो अभी अपन ने ऊपर सीखा। यूजुअली जो इसका बैंडविड्थ होता है, तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए 1 टू 2 नैनोमीटर का बैंडविड्थ दे देता है। 1 टू 2 नैनोमीटर का, मान लो मुझे 370 पिक करना है, तो 369 से 371 का एक बैंडविड्थ दे देगा, तो उसमें मेरा 370 भी आ जाएगा। 2 नैनोमीटर का हुआ तो वो 368 से 372 तक चला जाएगा। तो ये बैंडविड्थ बेसिकली उसको कहा जाता है। सैंपल होल्डर क्यूवेट अपन जानते ही हैं। तो यूजुअली जो क्यूवेट्स होते हैं वो क्वार्ट्ज के क्यूवेट यूज किए जाते हैं, जो कि सर काफी एक्सपेंसिव भी आते हैं। तो यूवी रेंज के लिए, क्योंकि ये यूवी के लिए क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वो हमारे जो स्ट्रे लाइट इफेक्ट का इशू था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दे वोंट बी इंटरेक्टिंग विद इट। इसीलिए आगे जाते हैं, अगर विजिबल में जाए तो ग्लास या फिर प्लास्टिक क्यूवेट्स यूज कर सकते हो आप। ये यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान रखना, बट विजिबल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो ग्लास और प्लास्टिक अगर आप यूज करोगे तो यूवी में अननेसेसरी एब्जॉर्बेंस बढ़ा देंगे ना ये, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दैट। स्टैंडर्ड पाथ लेंथ अपन ने सीख लिया है 1 सेंटीमीटर। और कुछ स्पेशल माइक्रो क्यूबिट्स भी होती है जो 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, जब हमको लगता है कि अरे यार बहुत ज़्यादा ही हमारा क्या है, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें इसको यूज़ करके फिर हमारे चेंजेस करते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट चेंज करता है। डिटेक्टर की अगर अपन बात करें तो पहला डिटेक्टर होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो टीवी हुआ करती थी पहले के टाइम पे, टीवी को अगर तुमने देखा हो तो बड़ा सा डब्बा हुआ करता था, सही है ना, इतना बड़ा। जैसे आजकल एलईडी एलसीडी और वो सब चलने लगे पिछले 10 एक सालों में। उससे पहले जो टीवी होती थी वो ऐसे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब वाली से ऐसे कुछ हुआ करती थी। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब काइंड ऑफ ऐसी कुछ है, या फोटो डायोड जिसमें हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास में जो सैंपल होता है, तो जब वो सैंपल आके जुड़ता है तो यहाँ पे इसका डिटेक्शन हो पाता है। अब मैं इसकी फिजिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा अभी ना, तो इसकी डिमांड है। तो बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखो कि पीएमटी जो है वो हमारे पास में एक क्या है, डिटेक्टर की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा इसका काम क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो लाइट सिग्नल आएंगे उनको काय में कन्वर्ट कर देंगे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और आपको मतलब बेसिकली तुम इसको ऐसे समझो कि आपका सोलर कुकर, तो जो गर्मी आ रही है काय में, आपकी सन रेज में, उस गर्मी को वो लाइट रेज को काय में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर लेता है। सोलर कुकर यही होता है ना जो अपन बनाते हैं, उसमें खाना वाना बनाने में तो बहुत टाइम लगता है उसमें, लेकिन हाँ बहुत तेज गर्मी में बनाओगे जल्दी बन जाता है। दूसरी चीज, तो इसमें होता क्या है, जितने भी सिग्नल निकलेंगे वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जो इंटेंसिटी उस डिटेक्टर के द्वारा शो की जा रही है। बाकी अपन प्रोसेसिंग यूनिट देख ही चुके हैं, ए इज इक्वल्स टू लॉग I0/I, ये सारी चीजें अपन सीख चुके हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ फिर ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और बिलीव मी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। ब्लैंक क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, और बहुत ही कंफ्यूजन रखता है, मतलब कॉलेज में कुछ भी सिखा देते लोग। थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते फटाफट से। सबसे पहला चीज क्या होती है, ब्लैंक या रेफरेंस। ब्लैंक बेसिकली उसको कहा जाता है, या रेफरेंस उसको कहा जाता है जिसके अंदर सैंपल छोड़ के सारी चीजें हम क्यूवेट में डाल के रीडिंग ले लेते हैं। सैंपल नहीं डालेंगे, बाकी सब डाल देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि बाकी लोग कितना एब्जॉर्प्शन या ये चीजें दे रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। तो अगर आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो जिसमें आप अपना सैंपल घोल रहे हो, वो यूजुअली हमारा ब्लैंक हो जाता है, जैसे पानी। तो आपने अपना सैंपल लिया, मान लो ग्लूकोज और पानी, तो ग्लूकोज के अलावा जो पानी होगा आपका, जितना भी कंसंट्रेशन, मान लो 10 ml पानी ले रहे हो आप, 10 ml लगाओगे क्यूवेट में और आप देख लोगे कितना एब्जॉर्बेंस वो पानी दे रहा है। पानी का एब्जॉर्बेंस निकालने के बाद अब जितना भी एब्जॉर्बेंस आएगा आपका, वो सब किसका होगा, आपका सैंपल का एब्जॉर्बेंस होगा जब आप सैंपल यूज करना शुरू करोगे। इसका मेन काम क्या है कि सॉल्वेंट का एब्जॉर्बेंस या क्यूवेट का एब्जॉर्बेंस अपन पहले ढूंढ लें, और उसके बाद में हम क्या करें, जो सैंपल के मेजरमेंट है उसमें से उसको माइनस कर दें, तो किसका बच जाएगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्बेंस सैंपल का बच जाएगा। समझ पाए क्या बोला? तो इसलिए हमेशा ब्लैंक कब लगाएंगे अपन, पहले, ताकि हमको पता हो कि यार इतना एब्जॉर्बेंस तो आना ही आना है जब हम ये पानी और क्यूवेट को यूज करेंगे।
फिर बेसलाइन करेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, कैलिब्रेशन करना। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हम इसको जीरो कर देते हैं, हमारा जो भी एपरेटस होता है, ताकि हम एक सही रीडिंग ले सकें। और ये वेवलेंथ की रेंज को स्टडी करने में काफी मदद करता है कि अलग अलग वेवलेंथ पे क्या क्या सैंपल की रीडिंग्स आ रही है और वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड है या नहीं है। मतलब सैंपल ही, आई मीन सॉरी, एपरेटस ही अगर खराब रहेगा तो वो तो रैंडमली कुछ भी देना शुरू कर देगा। पाथ लेंथ अपन सीख ही चुके हैं, पाथ लेंथ में कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है। हायर कंसंट्रेशन पे तो छोटी पाथ लेंथ यूज करो, लोअर कंसंट्रेशन पे तो लंबी पाथ लेंथ यूज करो। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप एब्जॉर्बेंस लोगे आपको पाथ लेंथ पता होना चाहिए। ये फाउंडेशन था हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम जा रहे हैं इसके मॉलिक्यूलर सेटअप पे, या आप समझ सकते हो कि इसके फिजिक्स पे, कि भैया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या क्रोमोफोर क्या है। इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। सो हम समझ रहे हैं अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या कहे जाते हैं और क्रोमोफोर्स किसको कहते हैं। तो अभी अपन क्रोमोफोर के बारे में ऊपर हमने जस्ट डिस्कस किया कि क्रोमोफोर्स वो होंगे जो एब्जॉर्बेंस शो करेंगे गिवन वेवलेंथ पे। तो क्रोमोफोर जो होता है ये बेसिकली मॉलिक्यूल का वो रीजन होता है जहां पे एनर्जी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। और वो जो एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं वो किस किस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में। और वही रेंज हम विजिबल और यूवी से फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बास्केटबॉल वाला एग्जांपल लिया था कि बास्केटबॉल में क्या है कि गिवन एनर्जी गिवन ट्रेजेक्टरी पे जब आप बॉल को फेंकोगे तभी बास्केट हो पाएगा, यस और नो। तो सेम चीज गोज ओवर हियर दैट क्रोमोफोर इज अ रीजन इन अ मॉलिक्यूल where the energy difference between two molecular orbitals falls within the range of the visible or UV spectrum। मतलब हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर और भी अलग अलग एनर्जी डिफरेंसेस हों, लेकिन वो एनर्जी डिफरेंसेस हम यूवी और विजिबल को यूज करके फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे भाई बास्केटबॉल का एग्जांपल वापस ले लेते हैं। एक बास्केट यहां लगा हुआ है और दूसरा बास्केट अगर यहां लगा हुआ है, तो यहां से अगर किसी को बास्केट करना है तो उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर उसको हाफ कोर्ट से बास्केट करना है, या फिर एक 3 पॉइंट का पता है बेसिक आइडिया है कि नहीं है, एक 3 पॉइंट का डी होता है। तो 3 पॉइंट में से अगर करना है तो उसको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। और बिल्कुल अगर बास्केट के नीचे आके यहीं से उसने फेंका तो सबसे कम एनर्जी से कैसे। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अलग अलग एनर्जी डिफरेंसेस एक्सिस्ट कर रहे हैं कोर्ट में। यहां से अगर फेंकना तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भैया, डायरेक्ट। सेम गोज ओवर हियर। तो अब ये क्या समझे, हमने ये सीखा, अगर हम आसान शब्दों में समझे तो हो गया डेफिनेशन। आसान शब्दों में अगर हम बोले तो हम ये बोलेंगे कि ये वो हिस्सा है मॉलिक्यूल का जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और उस वजह से वो बताता है कि भैया देखो मेरा ये कलर है, या वो यूवी एब्जॉर्बेंस को शो करता है। कलर से आ गया क्रोमोफोर। आ रही बात समझ में? तो ये एक पोर्शन है। अब ये समझ में कैसे आता है, मतलब ये तो हो गया क्रोमोफोर के बारे में, लेकिन जब वो उस एनर्जी जो एनर्जी डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, जो यूवी और विजिबल से हम सप्लीमेंट करने वाले हैं उस एनर्जी डिफरेंस को, तो वो एनर्जी डिफरेंस एक्चुअल में सप्लीमेंट कैसे होता है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि हाँ एनर्जी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, उस एनर्जी डिफरेंस को हम यूवी या विजिबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपको सप्लीमेंट कर। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, ये वो एनर्जी जब हम सप्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद जो होने वाले इफेक्ट है, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच की जो एनर्जी को हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो इफेक्ट्स होने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो सी हाउ द थिंग्स विल वर्क। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमको बायोलॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ये मिनिमम है जो हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस which will be happening when we are going to supplement the given energy। ठीक है। सो जब आप यूवी विजिबल देते हो किसी मॉलिक्यूल को, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जंप मार लेते हैं। बात समझो, वापस वही कहानी नहीं हो गई क्रोमोफोर वाली, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच के एनर्जी को सप्लीमेंट कर देते हैं अपन, और वो जो एनर्जी है वो किसके इक्विवेलेंट जा रही है, यूवी विजिबल वेवलेंथ के एनर्जीज के इक्विवेलेंट जा रही है। सेम केस यहाँ है। तो अब क्या क्या टाइप के जंप्स देखने को मिल सकते हैं। एक जंप होता है जिसमें हम बोलते हैं कि भैया ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपने नॉन बॉन्डिंग स्टेट से कहाँ जंप कर जाए, पाए एंटी बॉन्डिंग में। अब ये एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग ये सब कहाँ से आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है, जिसमें हम यूजुअली इस तरीके के डायग्राम्स बनाते हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट बेसिक आइडिया आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको होगा। एंटी बॉन्डिंग कौन सी होती है, तो यहाँ पे लोअर एनर्जी पे वो है, और सॉरी नॉन बॉन्डिंग जो है, फिर बॉन्डिंग में भी आपके पास में ऐसा एक तो एक पेयर ऐसा होता है यूजुअली जिसमें हम बोलते हैं कि दोनों स्पिन क्वांटम नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
एक पेयर होता है जिसमें हम बोलते हैं कि दोनों स्पिन क्वांटम नंबर एक तरफ है, तो ये इसका हो जाएगा 1, क्योंकि प्लस हाफ, ये भी क्या है प्लस हाफ के दोनों ऊपर है, और इसमें अगर ऐसे हो जाएगा तो इसमें माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये +1 माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस, नहीं नहीं होगा ऐसा, अरे माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक अल्टीमेटली 1 हो जाता है इसका, और ये जो होता है इसका क्या हो जाता है 0, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया एक दूसरे से। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये जो चेंजेस हैं इनके बेसिस पे हम एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग में है, इसको जब आपको पाए एंटी बॉन्डिंग की तरफ शिफ्ट करना है तो देखो आपको एनर्जी काफी कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल से बहुत क्लोज है। तुम इसको ऐसे समझो कि बास्केटबॉल जो है बास्केट के जस्ट पास से फेंकी जा रही है, बहुत दूर से नहीं फेंक रहे अपन, तो एनर्जी कम लग रही है। लेकिन अगर आपके पास में एक ये पाए एंटी बॉन्डिंग या पाए बॉन्डिंग में, पाए बॉन्डिंग से अगर आपको भेजना है कहाँ पे पाए एंटी बॉन्डिंग में, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी और देना पड़ती है। ऐसे ही अगर हमारे पास में एक नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग से उसको जंप कराना है कहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, तो एनर्जी और ज्यादा देना पड़ेगी। फिर आगे बढ़े, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगता है सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में डालने के लिए। अब अगर इसके डेवलपमेंट में हम जाए तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि कभी भी इस तरीके के सवाल नहीं पूछने वाला है वो एमओटी के ऊपर। बट जो सवाल आएंगे वो मैंने नीचे लिखे हैं तुम लोगों के लिए, उस पर थोड़ा ध्यान देना। मेन ट्रांजिशंस जिसके बारे में अपने को चीजें याद रखना है, इस पे सवाल बनते हैं। तो अगर आपको सिग्मा टू सिग्मा देना है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार मीनिंग आपके बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा में, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने को, और इसीलिए ये फार यूवी में, मतलब ऐसी वेवलेंथ जो 200 नैनोमीटर से कम पे है, उसी पे आप चला सकते हो, क्योंकि हम यूवी विजिबल की बात कर रहे हैं अभी। सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं जिसके अंदर आपको चेंज लेके आना होता है, तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं जैसे कार्बन 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 हाइड्रोजन, इसमें हम लोग फार यूवी को देके ये ट्रांजिशंस देख सकते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर सकते हैं। बट क्योंकि डीएनए में हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम इस पर बात नहीं करते हैं, तो ये रेलेवेंस शो नहीं करता डीएनए स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के हम ट्रांजिशंस यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम तो एरोमेटिक रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये वापस वही सिग्मा नॉन बॉन्डिंग की तरफ, उसमें अगर आपको भेजना है तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हम उसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ भेज देते हैं, यहाँ पे मॉडरेट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये इस तरह के कंपाउंड जो जिन लोगों के पास ये होता है वो लोन पेयर मेंटेन करते हुए इस तरीके की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को शो कर पाते हैं, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस दे पाता है। पाई टू पाई, पाई मतलब ये आपका बॉन्डिंग से, ये आपका नॉन बॉन्डिंग की तरफ जब जाता है, इस केस में अगर अपन देखें तो ये न्यूक्लिक एसिड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी की सारी कहानियां जो है बेस स्टैकिंग में भी अपन ने सीखा था कि जो पाए नॉन बॉन्डेड और पाए बॉन्डेड और एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस आता है, और वो रेजोनेंस जो है वो बेस स्टैकिंग को स्टेब्लिश करता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे अपन ने सीखा। डबल बॉन्ड्स, एरोमेटिक रिंग, क्या गया ना शब्द एरोमेटिक रिंग्स, एरोमेटिक रिंग्स मतलब प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, ये लोग जो होते हैं ये पाई टू पाई स्टार, जो अपन ने ऊपर सीखा, पाई टू पाई स्टार वाला का क्या मैकेनिज्म था कि भैया पाई जो है हमारा वो है बॉन्डिंग में, और पाई स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग में, तो ये वाला जो मूवमेंट है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्टली जो हमारे पास यहाँ पे है वो याद रखने वाली बात क्या है कि इसको लोअर एनर्जी चाहिए। अब ध्यान दो 260 280 दोनों इसके अंदर ही फॉल कर रहे हैं, और सेम प्रोटीन्स में भी हमको ये लग जाता है। और एक और चीज याद रखने वाली बात ये है कि जो स्पीशीज इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग में चलती है वो काफी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करती है, इस वजह से इनके एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट बढ़ के आता है, एंड दैट इज वाई हम 260 280 पे बात करते हैं कि वहां पे हमको बेस्ट एप्सिलॉन मिल जाता है। लास्ट क्या बचा हमारे पास में, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंड टू पाई विच इज, तो अगर वहां पे अगर अपन बात करेंगे तो लोन पेयर टू पाई स्टार ऑर्बिटल विच इज पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस बहुत ना के बराबर होता है, इस वजह से इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती है। यहाँ पे काफी लंबी वेवलेंथ हमको चाहिए होता है, और यूजुअली सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप्स शो करते हैं, क्योंकि उनके पास में नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं डबल बॉन्ड के बीच में जो चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर दे रहा है ना, ये तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन इनका एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एब्जॉर्बेंस अच्छा नहीं है, और ना ही हमारे पास में इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ जैसा कोई डेवलपमेंट है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा नहीं करते हैं। मेन जो याद रखना है अपने को, एक तो पाई टू पाई स्टार रखना है, क्योंकि बायोलॉजिकल सैंपल्स में
ये वाली रेंज पे ज़्यादातर काम होता है डीएनए और आरएनए को लेके और प्रोटीन्स को लेके। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के लिए वैसे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी रन नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना अच्छे से लाइट एब्जॉर्ब करते ही नहीं है, उनके ये ट्रांजिशंस अच्छे से होते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ही है जिनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो यूवी विजिबल में देखने को मिलता है। ओवरऑल मैकेनिज्म जो हमको यहाँ पे सीखना है वो ये है कि अगर आप मुझसे बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो आपने हमको बता दिया, तो बेसिकली सपोज ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस पकड़ लो और ये इसके मान लो शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स KLMN ऐसे करके, और इसी के अंदर फिर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में यहाँ पे सबसे बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपका एक्साइटेशन वाले या जो बॉन्ड बनाने में या जो आपके आयनिक डेवलपमेंट के लिए लेना या देना करने वाली कहानी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से चल रही है। तो जब आप एनर्जी देते हो तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यही बेसिकली हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अपन ने पढ़े हैं उसको परफॉर्म करता है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करता है। और इसमें क्योंकि हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं तो हम न्यूक्लिक एसिड एटम्स की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लिक एसिड एटम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेनली देखने को मिलता है वो पाई टू पाई स्टार होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये कब हो रहा है, जब हम इसको हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, क्रोमोफोर के लिए जो अपन ने सीखा यूवी विजिबल वाली। अगर आप इसको और दूसरी तरीके की एनर्जी देना शुरू कर दोगे, जैसे आप मान लो अब यहाँ पे एक जेबलॉन्स की डायग्राम है जो मैं नीचे बात करूंगा, जैसे मान लो मैंने यूवी विजिबल छोड़ के आईआर देना शुरू कर दिया, तब मैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात कर रहा हूँ, तो फिर ये ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, कुछ और शो करेगा, जो हम आगे वाले डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज हमारा मोटिव यूवी विजिबल और डीएनए को पढ़ना है, तो हम आईआर वगैरह पे आज नहीं जा रहे हैं। खैर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, वापस आ जाते हैं पर अपनी कहानी पे कि क्यों न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो व्हाई डू न्यूक्लिक एसिड्स एब्जॉर्ब यूवी ओनली? अगेन द पॉइंट इज सिंपल, the requirement of the energy is supplemented by the wavelength which is present in the UV only, and that is the case। तो बेसिकली यही पॉइंट है पूरा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस के हम बात कर रहे हैं उनके अंदर एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स हैं, और वहां पे हमको क्या मिल जा रहे हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड जब भी होते हैं, तुमने बचपन में पढ़ा होगा ये कि एक एटम जब दूसरे से पहला सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो सिग्मा सिग्मा में होता है, दूसरे से बनने के बाद वो पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। प्यूरिन्स में हमको दो फ्यूज रिंग मिल जाती है, लाइक एडेनिन गुआनिन में जैसा अपन ने स्ट्रक्चर्स में जाना था, याद भी किए थे स्ट्रक्चर्स नंबरिंग वगैरह सब कुछ। pyridines में हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग मिल जाती है, और इन सभी के अंदर क्या होते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जब यूवी हम देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डेड में, वो हमारे पाई एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, और बहुत ही थोड़ी एनर्जी पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी हमको किससे सप्लीमेंट हो जाती है, यूवी से। लेकिन 260 ही क्यों सर? क्योंकि जो 260 का एनर्जी है और जो इन दोनों के चेंजेस होने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो करस्पॉन्डिंग है, क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई एंटी बॉन्ड पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग इज करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ विच इज 260। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, वही E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, उससे आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हो और आपको पता चलता है हाँ यार इसकी एनर्जी और जो ट्रांजिशन एनर्जी चाहिए वो बराबर है। एट द एंड सभी के सभी पांचों बेसिस जो है उनकी जो एब्जॉर्बेंस है वो इस वेवलेंथ के आसपास ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस प्लीज याद रखेंगे इसका, थोड़ा बहुत डिफरेंस पांचों में है। ऐसा नहीं कि 260 नैनोमीटर पे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल सब कर रहे हैं, नहीं, नॉट लाइक दिस। सब में थोड़ा बहुत चेंज है जो कि अपन यहाँ सीखेंगे। अब यहाँ आ जाओ, इस कैरेक्टर्स को अपन इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्या स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस की, सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड अपने को क्या याद रखना है, 260। तो एडेनिन और यूरेसिल के लिए तो वो 260 के आसपास ही है, ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन जो गुआनिन है ये डबल पीक देता है, ये 253 पे भी पीक देता है और 273 पे भी पीक देता है। मतलब अगर आपको ऐसे स्पेक्ट्रल ग्राफ बनाया जाए तो 253 273 पे कुछ ऐसी पीक आपको देखने को मिलेगी, लाइक दिस। तो आप बोलोगे अरे यार तो गुआनिन है यार। ऐसे ही साइटोसिन की बात करें तो 267, थाइमिन भी कितने पे है, 267, क्योंकि सिर्फ मिथाइल ग्रुप का ही चेंज है, और मिथाइल ग्रुप से बहुत ज्यादा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेवल की रिक्वायरमेंट है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर अपन यहाँ देखें तो सबसे हाईएस्ट देखो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट किसका है, एडेनिन का, वो डबल रिंग सिस्टम और सारे डबल बॉन्ड्स और ये सारी चीजें होने की वजह से। तो दिस इज द कैपेसिटी। तो अगर ए कंटेंट ज्यादा होगा तो आपको एब्जॉर्बेंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आपके पास अगर ए कंटेंट ज्यादा है तो टी भी उसके आमने सामने होगा ही होगा। फिर जी कंटेंट है तो जी कंटेंट, और फिर ये है हमारे पास में सी कंटेंट। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या
आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक सीक्वेंस को भी स्टडी कर सकते हैं, पूरा तो नहीं बट कुछ हद तक। आगे बढ़े तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने फाइनलाइज किए हैं। और क्या एब्जॉर्ब, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पिछले पीवाईक्यू में डायरेक्टली पूछे गए। क्या कि हमारे पास में पूरी बेस रेंज कितनी आई, 250 से 253 से लेके 273 वो सब, तो 250 टू 270। लेकिन स्टैंडर्ड लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 260 ले लेते हैं, क्योंकि एवरेज वहीं पे आता है मैक्सिमम। दूसरा, प्यूरिन में ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास में डबल रिंग है तो एप्सिलॉन ज्यादा होगा पिरिमिडिन से। और कुछ शिफ्ट्स पीएच के साथ साथ देखने को कंटिन्यूअसली मिलते हैं, क्योंकि अगर आप पीएच को चेंज करोगे तो वो कीटोइनोल कन्वर्जन याद होगा, जैसे अपन ने देखा था कि भैया वो बेस जो है चेंज हो जाता है। पीएच के चेंज करने से क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, इन सब में चेंजेस आते हैं। वो सारे चेंजेस आपके एब्जॉर्बेंस में भी चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं पीएच इफेक्ट को लेके। प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन की वजह से क्या होता है, लैम्डा मैक्स बदलता है। अच्छा, दो तीन चीजें यहाँ पे सीख लो। ये ग्राफ बनाया और ये लैम्डा मैक्स रख दिया, और ये लैम्डा मैक्स यहाँ पे रख दिया। अब अगर लैम्डा मैक्स बदल गया तो लैम्डा मैक्स मान लो बदल के कम हो गया, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी कम हो गई। एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी कम हो गई, श्योर या ज्यादा कम हो गई? अगर वेवलेंथ कम हो रही है मतलब ये ज्यादा एनर्जी ले रहा है एब्जॉर्बेंस शो करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ इट हैज मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब जो शिफ्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वो बढ़ गया। और अगर ये कम एनर्जी ले रहा होगा तो इसकी लैम्डा मैक्स आगे खिसक जाएगी। तब ये हायर वेवलेंथ मतलब लोअर एनर्जी पे उतना एब्जॉर्बेंस दे रहा होगा। तो इसमें बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं इसमें, कि भैया अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या हो गया, रेड शिफ्ट। और पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट समझाता है कि इस तरीके के मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए हैं कि ये अब हायर एनर्जी पे उतना एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, ब्लू शिफ्ट। और रेड शिफ्ट बोलता है लोअर एनर्जी पे उतना एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। ध्यान रखना, लैम्डा की बात नहीं करी मैंने जानबूझ के। तो ये हमने सीखा। दूसरा, अगर बहुत एक्सट्रीम पीएच पे चले जाओगे, एक्सट्रीम पीएच से मतलब बहुत ही ज्यादा एसिडिक या बहुत ही ज्यादा अल्कली, तो उस केस में क्या होंगे, अलग टाइप के स्पेक्ट्रा शो करने लग जाएगा, ये रैंडम एक दूसरी ही वेवलेंथ पे चला जाएगा ये। उसके बाद में आखिरी चीज, स्टैंडर्ड मेजरमेंट इसीलिए हम किस पे करते हैं हमेशा, न्यूट्रल पीएच पे 7 के आसपास, या फिर 7-7.4 में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, उसी पे अपन इसमें सारे के सारे चेंजेस या एब्जॉर्बेंस शो देखते हैं। नाउ सम फैक्ट्स, जितनी भी बातें अभी तक हमने सीखी ये कुछ स्टेटमेंट में अपन ने रिकॉर्ड कर ली है। सबसे पहली चीज तो कि अगर हम डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए यूवी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज में हमने पहली प्रॉपर्टी क्या जानी कि एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम है वो 260 नैनोमीटर पे हो रहा है। ये उसके पॉइंट नाइट्रोजनस बेसिस करते हैं, यूवी को एब्जॉर्ब, शुगर फॉस्फेट बिल्कुल भी नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना है। तीसरी चीज कि जितना भी यूवी विजिबल में आपका डीएनए से एब्जॉर्प्शन आएगा वो सब कहाँ से आएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस से, बिकॉज शुगर एंड फॉस्फेट डू नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी। तो ये एक छोटी सी चीज हो गई, जिसकी वजह से फायदा क्या होता है कि बहुत फास्ट हम क्वांटिफाई कर पाते हैं। क्योंकि एडेनिन, अगर एक एडेनिन है मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है, एक गुआनिन है मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है, तो बहुत फास्ट हो जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट, कोई तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट है तो दिख रहा है, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं दिख रहा है। और बहुत ही छोटे सैंपल में माइक्रोलीटर में काम हो जाता है। और स्टैंडर्ड वेवलेंथ होती है डीएनए आरएनए के लिए, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, पूरी दुनिया में एक जैसे चलती रहती है, तो इस वजह से ईजी हो जाता है पढ़ना। एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट अपन ने अभी जान लिया, ऊपर अपन ने पढ़ाई था ये, है ना, ये सारी वैल्यूज भी देखी थी हमने एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। अब डीऑक्सीफाई होने के बाद में और आपके आरएनए के टर्म्स में थोड़ा बहुत बदलाव है, बट ऑन एन एवरेज सेम ही है वो, तो उसमें भी ज़्यादा परेशान अपने को होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में एप्सिलॉन कितना आ रहा है यहाँ पे आपका, इसका पर न्यूक्लियोटाइड 10,000, लेकिन वही डबल स्टैंडर्ड में कितना हो जा रहा है 660, क्योंकि वो साथ में आ गए ना। अब साथ में आ गए मतलब बेस पेयर हो गए, बेस पेयर हो गए तो अब उतने ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन शो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो स्टेबलाइज होते चले जा रहे हैं। वही हाइपोक्रोमिक इफेक्ट जो अपन ने सीखा था पहले, ठीक है। तो ये हाइपोक्रोमिसिटी, इसका एक बेसिक सा ग्राफ, ये पहले बता चुका हूं मैं बेस स्टैकिंग के दौरान, इसलिए वापस इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे दिख ही रहा होगा साफ साफ, डीनेचरेशन रीनेचरेशन के साथ भी चल जाता है ये। डीनेचर करते हो तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आता है, और रीनेचर होता है तो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डीनेचर करते हो तो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आता है, और रीनेचर करते हो तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब आप डीनेचर करोगे, हमने रीनेचरेशन काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको, कि जब अपन खोलते हैं तो लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, होती तो होती है बट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाती है किसके साथ, लाइट के साथ, और इस वजह से वो ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन दे पाती है जब वो डीनेचर होता है। और रीनेचर होने के बाद में फिर से वही चिपक गए, साथ साथ में चिपक गए तो फिर उतना अच्छे से काम नहीं करता है। देन ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है दैट हाइक्रोमिसिटी इज अ डिक्रीज इन यूवी एब्जॉर्प्शन
when bases stack together, stacking in the double helical structure compared to the free nucleotide। ये पूरी की पूरी कहानी। अगर कभी सवाल बहुत कम है चांसेस आने के तो, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जब बेस स्टैक्ड होते हैं डबल हेलिक्स में तो पाई पाई इंटरेक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, क्रोमोफोर की इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग हो जाती है। कपलिंग होने का क्या मतलब है, वो दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं। जब वो अलाइन होते हैं तो यहाँ से वाटर एक्सपेल कर देते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट वगैरह बना के बढ़िया चिपक जाते हैं। तो अल्टीमेटली इसी की वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और आपका क्योंकि अब वो स्टेबलाइज्ड है तो वो ट्रांजिट क्यों होना चाहते हैं, वो तो बढ़िया बैठे हुए हैं, तो 30 से 40% रिडक्शन वहां पे एब्जॉर्प्शन में देखने को मिलता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या ध्यान रखना है कि अगर हम परसेंटेज हाइपोक्रोमिसिटी निकाले हैं तो फ्री मतलब जब वो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड है माइनस हेलिक्स अपॉन में फ्री मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फ्री माइनस हेलिक्स अपॉन में फ्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्री से बढ़ रही है चीज़ें, तो हाइपोक्रोमिसिटी जो होगा वो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी वैल्यू है और एक फॉर्मुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो वैल्यूज अपन ने जान ली, इंपॉर्टेंस अपन ने सीख लिया क्योंकि डीनेचरेशन को बता सकता है ये, और ये प्रोसेस अपन ने जाना। सिंगल स्टैंडर्ड फ्री का मतलब यहाँ पे ए फ्री मतलब जो भी हमारा एब्जॉर्बेंस फ्री में आया, ये एब्जॉर्बेंस लिखा है बच्चे, फ्री वाले का एब्जॉर्बेंस, हेलिक्स वाले का एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय फ्री का एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाई बाय 100। टिपिकल वैल्यूज अपन देख चुके हैं, स्टैकिंग अपन जान चुके हैं, इंपॉर्टेंस भी देख लिया हमने। तो एक बार एग्जाम टिप ये याद रखना है, हाइपोक्रोमिसिटी मींस लेस एब्जॉर्प्शन इन द नेटिव डबल हेलिक्स। फिर हमने रीनेचुरेशन डीनेचुरेशन काइनेटिक्स में हाइपरक्रोमिसिटी पढ़ा था। हाइपरक्रोमिसिटी में हमने क्या जाना था कि भैया यूवी एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा जब हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो डीनेचर होकर अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में चला जाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी अपन जानते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कौन डीनेचुरेशन कर सकता है, तो हीट अपन जानते हैं, थर्मल डीनेचुरेशन, यूरिया क्योंकि ये डीनेचुरेंट है। इस पे आपके जब प्रोटीन में हम बात करेंगे डीनेचुरेशन में तो वहाँ पे हॉफ मिस्टर सीरीज करके भी कॉन्सेप्ट आते हैं। खैर यहाँ पे यूजुअली यूरिया पेज, एक शब्द और अच्छा है यूरिया पेज। यूरिया पेज एक डीनेचुरेंट पेज कहा जाता है क्योंकि आप पहले यूरिया लगाते हो डीएनए पे, फिर उसका पेज रन करते हो, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हो। अल्कली, अल्कली भी खतरनाक है, अल्कली जो है वो भी आपका क्या करती है, डीनेचुरेशन परफॉर्म कर सकती है। तो ये चीज हुई एक, तो हीट देख लिया अपन ने। अल्कली, अल्कली देख लो भैया यहाँ पे, अल्कली मतलब हाई पीएच ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, बेसेस अलग अलग हो जाएंगे, और ये पूरी की पूरी। अच्छा यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट और लिखा हुआ है, केओट्रॉपिक एजेंट्स। तो केओट्रॉपिक एजेंट्स में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। केओट्रॉपिक एजेंट्स बेसिकली उनको कहा जाता है जो बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिसिटी हाइड्रोफोबिसिटी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पर डायरेक्टली जाके हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कम करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे वाटर का 80 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तुम ऐसे समझो कि वो कितने उसकी टेंडेंसी कितनी है चार्ज को पकड़ के रखने की, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो चार्जेस को पकड़ने की या चार्ज रहने की संभावना कम हो जाएगी, और चार्ज रहने की संभावना कम होगी तो फिर डीएनए जो होगा वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगेगा। ठीक है, फिर ये पूरी की पूरी कहानी, डीनेचुरेशन इंक्रीज इन 260 रीनेचुरेशन अनिलिंग डिक्रीज इन ए 260, हाइपोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक, परफेक्ट। ये पॉइंट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो आई डोंट थिंक सो कि वापस अपने को जानने की जरूरत है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहली चीज तो हाइब्रिडाइजेशन की डिग्री पता कर सकते हैं अपन इससे। अब आपका एब्जॉर्बेंस बढ़ता चला जा रहा है तो आप बोलोगे अरे यार हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि चीजें आप डाल रहे हो लेकिन वो हाइब्रिडाइज नहीं हो रही है, सिंगल स्टैंडर्ड में ही है वो। पीसीआर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में देखी जा सकती है इससे। जैसे अभी आरटीपीसीआर का नाम तुमने सुना होगा, रियल टाइम पीसीआर, उसमें हम कंटिन्यूअसली देख पाते हैं कि पीसीआर कैसा हो रहा है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप स्पेक्ट्रो के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे जैसे वो डबल स्टैंडर्ड बनता चला जाएगा तो अल्टीमेटली एब्जॉर्बेंस कम होता चला जाएगा 260 नैनोमीटर पे, क्योंकि हाइपोक्रोमिक इफेक्ट चल रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, डीएनए की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्टली एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन को समझने के लिए। तो प्रोटीन जब उससे इंटरेक्ट करता है, मान लो डीएनए पॉलीमरेज या आपका डीएनए पॉलीमरेज जब काम करेगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड लेके आएगा क्योंकि रेप्लिकेट करेगा वो, रेप्लिकेटिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो वो इंटरेक्शंस वगैरह के लिए भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे करें यहाँ पे समझे हम, हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास 50 माइक्रोग्राम पर एमएल ऑफ डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड अगर रहा तो उसकी मान लो 1 के आसपास वैल्यू आ रही है, और अगर डीनेचुरेशन करने के बाद उसकी वैल्यू 1.35 के आसपास चली जाएगी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे, वही ऊपर ने जो ऊपर फॉर्मुलेशन लिया था ना, लॉग 10 IL0/I, उसके थ्रू हमने निकाला। तो इंक्रीज कितने का हो गया, 35%, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ये एक एग्जाम्पल है जो यूजुअली देखने को मिलता है। क्वांटिफिकेशन, तो क्वांटिफिकेशन की अगर अपन बात करें कि हाउ वी विल बी एबल टू क्वांटिफाई, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्बेंस है, इधर हमने एब्जॉर्बेंस लिया,
ये शुगर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनका ग्राफ है, तो तुम देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा यूवी में एब्जॉर्बेंस शो नहीं कर रहा है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से हम इसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और उसको हमने 260 नैनोमीटर पे 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ पे क्या लगाया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस पे लगा दिया। A260 अगर वैल्यू 1 आ रहा है, अगर A260 का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो वो बोलता है कि भैया 50 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ये कैसे निकाला, ये निकालने का तरीका होता है कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू A260, जो भी आपकी वैल्यू आई वो यहाँ पे 1 आई, 50 इंटू डायल्यूशन फैक्टर। अब ये फिक्स्ड है, ठीक है, 50 इंटू डायल्यूशन फैक्टर। तो अगर आपने बिल्कुल भी डायल्यूशन नहीं किया है, जितना है उतना का उतना ही रखा है, तो 50 क्या है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट। अब ये कहाँ से आई कांस्टेंट, ये सारा जो भी मॉलिक्यूलर वेट वगैरह और इन सबको लेके जो हमारे स्ट्रक्चर है प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, उनको मिला मिलू के 50 निकाला गया है वो, कि भैया जब आपकी A260 की वैल्यू 1 आती है तो स्टैंडर्ड में देखा गया कि कितना होता है, माइक्रोग्राम 50 होता है। या उल्टा बोलूं कि अगर 50 माइक्रोग्राम पर ml होगा तो A260 की वैल्यू 1 होगी, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने ये निकाला। अब डायल्यूशन फैक्टर आपको यूजुअली दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर आपको पूछना है कॉन्सेंट्रेशन कितना है तो A260 की वैल्यू दी होगी, 50 आपको पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट है, और डायल्यूशन फैक्टर आपको दिया होगा। डायल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, मान लो बोल दिया कि 25 टाइम्स डायल्यूटेड है, तो वो 25 डायल्यूशन फैक्टर हो जाएगा, कि 25 गुना बार डायल्यूट, तो एक बार डायल्यूट फिर दूसरी फिर तो 25 टाइम्स ऐसे करके। आरएनए के लिए अगर अपन देखें तो स्टैंडर्ड में कितना आ जाता है ये 40, तो अगर 40 माइक्रोग्राम पर ml का हमारे पास में ये हुआ आरएनए, तो हमारे पास में ये पूरा प्रोसेस निकल के आता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए माना जाएगा तो ये 50 की जगह कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है जो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे ताकि तुम समझ पाओ क्या प्रोसीजर है या कैसे सॉल्व करते हैं उसको। लेट्स टेक द एग्जाम्पल कैलकुलेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सैंपल जो है वो 1:100 से डाइल्यूट किया है, 1:100, मतलब स्टॉक सॉल्यूशन 1 और 100 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दिया। इसने A260 पे वैल्यू दिया 0.8। ठीक है, तो डीएनए के कंसंट्रेशन को अगर अपने को निकालना है तो पहले लिखा A260 का वैल्यू 0.8, 50 जो कि स्टैंडर्ड था, और 100 क्योंकि 100 से डाइल्यूट किया ना, 1 स्टॉक, स्टॉक में मान लिया 1 ml और उसमें 99 ml मिला दिया पानी, तो 100 से डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया 100 से, पूरा को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 4000 माइक्रोग्राम पर ml, और mg में लिखोगे तो 4 mg पर ml। आधी बात समझ, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं होता है तो फिर वहां पे लगता है अरे यार ये क्या सवाल पूछ लिया इनने, जबकि डायरेक्ट से वैल्यू ही पुट करना होती है। तो इसलिए फॉर्मूला थोड़े से अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, द प्यूरिटी रेशियोज। क्योंकि एट द एंड अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने तुम्हारा जो सिलेबस था, जो हमारा प्लान है, उसमें मैंने तुमको ये बोला था कि यूवी विजिबल जब अपन बात करेंगे तो अपन A260 अपॉन A280 के बारे में चर्चा करेंगे, इन रेशियोज पे चर्चा करेंगे। तो ये आज की कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये रेशियो क्या समझाते हैं, A260 अपॉन 280 रेशियो, ये हमको समझाता है कि भैया जो आपका डीएनए या आरएनए का सैंपल है उसके अंदर प्रोटीन का कंटेमिनेशन तो नहीं है। ये जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि जब हम कुछ भी एनालिसिस करें, जब हम मान लो हमको एक सेल दिया, बोला भैया बताओ इसमें डीएनए कितना है, हमने उसका एनालिसिस किया और हमने प्रोटीन्स का ध्यान ही नहीं रखा कि प्रोटीन तो नहीं आ गए, तो फिर लफड़ा पड़ जाता है। तो अब पॉइंट समझो क्या है। देखो, अगर A260 का हमने वैल्यू निकाला, मान लो x आया, और A280 का भी वैल्यू निकाला, और वो कितना आया y, हमने क्या निकाला A260 अपॉन 280 का रेशियो, मतलब क्या x डिवाइडेड बाय y, यही होगा A260 अपॉन 280। तो जब x डिवाइडेड बाय y किया और इसका वैल्यू अगर 1.8 आया, एग्जैक्टली 1.8, तो हम बोलते हैं कि भैया ये क्या है, एक प्योर डीएनए है जो हमको चाहिए था। तो अगर हमारा हम जब जैसे हमने फिल्टर सेट किया A260 पे, क्यूवेट में लगाया, एब्जॉर्बेंस निकाल लिया, एक्स वैल्यू आ गई। फिर हमने फिल्टर सेट किया 280 पे, वापस हमारा सैंपल डाला, वही सैंपल जो पहले था, उसमें देखा, उसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू डिवाइड कर दी, 1.8 आ गया। मतलब बिल्कुल शानदार क्वालिटी का डीएनए है, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसकी वैल्यू आती है 2, तो ये बिल्कुल प्योर क्वालिटी का क्या है, आरएनए। तो जब हमको एनालिसिस करने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के डीएनए आरएनए के, तो हमारा मोटिव ये होता है कि हम 1.8 और 2 पे जाए। अब सवाल उठता है
अगला, अगर यहां पे वैल्यू 2 से कम आती है, वैल्यू 2 से कम आती है और 1.8, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, होल्ड करो। हाँ, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं और डीएनए को स्टडी करने के बाद 2 से ऊपर वैल्यू जा रही है, 2 से अगर ऊपर वैल्यू जा रही है मतलब आरएनए का कंटेमिनेशन है डीएनए के सैंपल में, क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या आना चाहिए था, 1.8 आना चाहिए था, हम 1.8 से ऊपर निकल गए या 2 से भी ऊपर निकल गए, तो हम क्या बोलेंगे, आरएनए का कंटेमिनेशन है डीएनए सैंपल में। और अगर वैल्यू जो है वो 1.8 से भी कम आ रही है तो फिर हम क्या बोलते हैं वहां पे, प्रोटीन का कंटेमिनेशन है। आ रही है बात समझ में, प्रोटीन का कंटेमिनेशन। अब 1.8 से कम कैसे आ सकती है, 1.8 से कम आएगी जब y की वैल्यू बढ़ के आएगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो y बड़ा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा तो 1.8 से नीचे गिर जाएंगे, और 1.8 से नीचे गिर गए मतलब कौन ज्यादा प्रेजेंट है, प्रोटीन, क्योंकि 280 नैनोमीटर पे किसका एब्जॉर्बेंस आ रहा है, प्रोटीन का। तो 1.8 से कम वैल्यू प्रोटीन कंटेमिनेशन, 2 से ज्यादा वैल्यू डीएनए के सैंपल में आरएनए का कंटेमिनेशन। ठीक है, डीएनए के सैंपल में आरएनए का कंटेमिनेशन। लेकिन अगर आप बोलो हमको आरएनए ढूंढना है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हीं से समझ लेते हैं कि भैया डीएनए का सैंपल में मतलब आरएनए के सैंपल में डीएनए का होगा तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी 1.8 से और 2 के बीच में। तो आप डीएनए क्योंकि 1.8 की तरफ खींचेगा, आरएनए 2 की तरफ खींचेगा, तो वो यहीं से निकल जाता है, उसके लिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। हम 280 नैनोमीटर क्यों ले रहे हैं, ऑब्वियसली तुम उसके लिए ऑलरेडी जानते हो कि जो प्रोटीन्स में हमारे पास में एरोमेटिक अमीनो एसिड है स्पेसिफिकली डब्ल्यू एंड वाई, वो 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फिनॉल है वो भी कितने पे एब्जॉर्ब करता है, 280 नैनोमीटर पे। इसका बेसिकली मतलब ये है कि 280 नैनोमीटर दो चीजें समझा देता है, या तो प्रोटीन या फिर फिनॉल की प्रेजेंस। अब फिनॉल जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह अगर कभी गलती से रह गया हो ड्यूरिंग द लाइसिस या उसमें, तो वो समस्या पैदा करता है, हमको वो समस्या नहीं चाहिए। खैर मैंने कुछ और रेशियोज लिखे हैं तुम लोगों के लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन में फंसते हैं, जो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। जैसे ये, जैसे 1.7 1.6 सिग्निफिकेंट प्रोटीन कंटेमिनेशन, क्योंकि 1.8 से बहुत नीचे चली गई ये वैल्यू। 1.7 से 1.8 एक्सेप्टेबल है, काफी सारे एप्लीकेशन चल जाते हैं। 1.8 से 1.9 ठीक ठाक क्वालिटी का क्या है, डीएनए, और 2 प्योर आरएनए। तो ये छोटे मोटे कुछ वैल्यूज है जिसमें अपने को ध्यान रखना है, और ये पूरी की पूरी कहानी अपन ने यहाँ पे समझ ली। ये एक और चीज याद रखना कि अगर 1.5 से हद से ज्यादा ही नीचे चली गई वैल्यू तो आप बोलोगे बहुत तगड़ा ही कंटेमिनेशन है यार, कुछ हो नहीं पाएगा। आप तो ये किसकी वजह से आएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सॉल्ट की वजह से, मतलब आपका जो डीएनए है वो बहुत सारी चीजों से चिपक चुका है, या आरएनए जो है वो बहुत सारी चीजों से चिपक चुका है। लेकिन जो ये 2 से 2.2 है ये क्या है, प्योर न्यूक्लिक एसिड। अब ये प्रोटीन की बात खत्म हो गई, अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सॉल्ट्स पे। उस केस में अगर है कि 2 से वैल्यू कम जा रही है तो आप बोलोगे कंटेमिनेशन तो है, क्योंकि जब हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं तो हम दोनों बोल रहे हैं ना, डीएनए आरएनए दोनों, और अगर आरएनए प्रेजेंट होगा तो वो 2 की तरफ खींचेगा ही सही वैल्यू को। ठीक है, तो ये छोटा मोटा एक और पॉइंट अपन ने यहाँ पे देखा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे 280 नैनोमीटर नहीं लेते हम, ये रेशियो अलग है, यहाँ 230 नैनोमीटर लेते हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करते हो तो आप 260 230 का रेशियो लगाते हो, 280 का रेशियो नहीं लगेगा, 280 से प्रोटीन्स। अभी हम सीखते हैं कि क्यों 230 का नैनोमीटर यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, राइट। सो वाई वी आर टेकिंग 230 नैनोमीटर फॉर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स और सॉल्वेंट्स। सबसे पहली चीज तो फिनॉल, फिनॉल जो है इसका लेमडा मैक्स जो आता है वो आता है 270 पे, जो अपन ने उधर भी देखा था 260 280 के आसपास जो अपन बात कर रहे थे। तो प्रोटीन फिनॉल को देखने के लिए 280 तो है, लेकिन इसका एक एब्जॉर्बेंस कहाँ पे आता है, 230 पे भी आता है, मतलब ये भी डबल पीक देता है 230 270 के आसपास भी। उसके अलावा ग्वानिडियम सॉल्ट्स, तो ग्वानिडियम के साथ में जो होते हैं ना, ये आपके एक्सट्रैक्शन के दौरान, तो ये लोग भी क्या है 230 नैनोमीटर पे बताते हैं। तो ग्वानिडियम सॉल्ट्स कब यूज करते हैं अपन, जब हमको डिनेचुरेशन वगैरह और ये सारी चीजें करना होती है और इसको हमको हटाना होता है। तो अगर इसको हमने हटा दिया ग्वानिडियम सॉल्ट्स को, फिर हम 230 और 260 का रेशियो वाला देख रहे हैं, 200 260 टू 230, फिर भी अगर ये रेशियो बढ़ के आ रहा है मतलब ग्वानिडियम प्रॉपर्ली हटा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये लोग भी एक इम्प्योरिटी है। इसके अलावा ईडीटी का हायर कंसंट्रेशन पे यूज करना, ईडीटी चिलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है ना, तो वो आपके जो आयंस होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। ऐसे ट्रेस बफर, ये भी अपना स्लाइट एब्जॉर्प्शन देता है। तो अल्टीमेटली इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर हमको एक प्योर हाई क्वालिटी डीएनए चाहिए तो उसका A260 280 रेशियो होना चाहिए 1.8, और उसका A260 230 रेशियो होना चाहिए 2 से 2.2।
अगर ये दोनों वैल्यूज आप पूरी कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका जो डीएनए है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेल से अलग किया है और बहुत ही प्योर क्वालिटी में आपके पास में अवेलेबल है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, प्रोटीन कंटेमिनेशन क्या करेगा वो अपन ने सीख लिया। हमने ये सारी चीज़ें जान लिया कि क्या क्या इफेक्ट्स होंगे कंटेमिनेंट के। प्रोटीन कंटेमिनेंट देख लिया हमने, फिनॉल देख लिया हमने, उसके लिए फिर क्लोरोफॉर्म वॉश या इथेनॉल प्रेसिपिटेशन करके आप उसको हटा सकते हो। इसके अलावा आरएनए कंटेमिनेशन अगर है तो आरएनएस दो, ये सारी चीज़ें फिर अपन देखते हैं। केओट्रॉपिक सॉल्ट कंटेमिनेशन, केओट्रॉपिक में जैसे गुआनिडियम सॉल्ट वगैरह, वो अगर है तो फिर आप उसको और वॉशिंग करो या एथेनॉल से प्रेसिपिटेट करो। ये सारे कुछ केमिकल वर्ड्स हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का कंटेमिनेशन है तो ये कब आ सकता है कार्बोहाइड्रेट का कंटेमिनेशन, कि आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगाई होगी डीएनए आरएनए को देखने के लिए और वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आपके पास में पॉलीसेकेराइड आ गए, तो फिर आप उसको कैसे कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट हटाना है तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग कॉलम से उसको हटाते हो। ये भी एक तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, कभी और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, आने वाले समय में डिस्कस करेंगे मतलब। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नाउ वी मूव अबाउट लीनियर रेंज और उसकी एक्यूरेसी, मतलब किस चीज के वैल्यू से हम क्या देख सकते हैं। तो पहली चीज ऑप्टिमम एब्जॉर्बेंस, अभी देखा हमने कि A260 पे 0.1 से 10 के आसपास जब आए, मतलब 0.1 से 1 के आसपास आए तो बेस्ट होता है वो। लेकिन एक एक्सेप्टेबल रेंज, क्योंकि बायोलॉजिकल सैंपल में कुछ चेंजेस तो हमेशा रहते हैं, मैथमेटिकल तो है नहीं है, उस केस में 0.05 से लेके 1.5 तक की एक्सेप्टेबल रेंज आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने ऊपर देखा था ना कि हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक होगा तो वो 35% से बढ़ गया 1.35 वैल्यू पे चला गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्टेबल होती है। अगर 260 की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो फिर आप क्या करते हो, अभी सिखाया था पीछे, डाइल्यूट कर देते हो और फिर रिजल्टिंग में क्या डाल देते हो अपना डाइल्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डाइल्यूशन 10 पे लगा दिया, तो आपको पता चल गया अच्छा अच्छा इतना कंसंट्रेशन है। ठीक है, ऐसे ही अगर 260 की वैल्यू 0.1 से भी कम आ रही है तो या तो कॉन्सेंट्रेट करो या फिर क्या करो, लंबे पाथ लेंथ यूज करो, 5 सेंटीमीटर की क्यूबेट, 10 सेंटीमीटर की क्यूबेट वो यूज करो। और फिर अल्टीमेटली जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना होता है, जो भी टोटल वैल्यू है आप 10 सेंटीमीटर की थी तो डिवाइड बाय 10 कर दो, और अगर 5 सेंटीमीटर की ली थी तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर से उसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब 5 से बढ़ा दिया था ना। तो ये एक बेसिक आइडिया हमारे पास में रहते हैं। एरर्स क्यों आते हैं लेकिन, सबसे पहली चीज तो एरर आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब आपने क्यूबिट को फिल किया तो आपने उसको ऐसे शेक करके लगा दिया, तो उसके अंदर अब ऐसी बेवकूफ़ी लोग करते हैं जब मस्ती करने के हिसाब से बच्चे, तो क्यूबिट में अगर बबल रहेगा तो वो बबल अननेसेसरी क्या करेगा, रिफ्रैक्शन और इस तरीके के इवेंट लेके आएगा, जिस वजह से एब्जॉर्बेंस अननेसेसरी है तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा डिपेंडिंग अपॉन। दूसरा, अगर जो क्यूबिट है उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया गया लगाने से पहले, जैसे जब उसको पूरा साफ करना पड़ता है कि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट रहेंगे तो वो क्या करेगा, एक लाइट के साथ में हैम्पर करेगा, कि फिंगरप्रिंट क्या है, एक काइंड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया ना वहाँ पे। तीसरा, अगर क्यूबिट स्क्रैच्ड है आपकी जगह जगह से तो वो ग्रेटिंग सरफेस जैसी बन गई, डिफ्रेक्शन हो रहा है वहां से तो रैंडमली भागेगी। ब्लैंक ढंग से नहीं लगाया आपने तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। प्रोटीन और फिनॉल के कंटेमिनेशंस को नहीं देखा। और आखिरी चीज, जो आपका मैटर था, सैंपल जो है वो इतना ज्यादा पार्टिकुलेटेड है, मतलब उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि वो बहुत ज्यादा टर्बिड है, टर्बिडिटी है, तो इस वजह से वहां पे जो लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट है वो तो कम एब्जॉर्ब कर रही है और बचे कुछ पार्टिकल ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को, तो वो रैंडम रिजल्ट देता है। फिर ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास में एरर्स आते हैं। तो ऑब्वियसली जब तुम कभी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करो तो इन सब मिनिमम इन चीज़ों का तो ध्यान रखो। अगला कॉन्सेप्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, जो हम ऑलरेडी पूरे डिटेल्ड लेक्चर में कवर कर चुके हैं, वो है डीएनए मेल्टिंग और डीनेचरेशन स्टडीज। ये मैंने तुम्हारे लिए छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, ये स्टडी तुमको करना है। खैर इसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तुम इसमें जब बात करोगे तो हम ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने मेल्टिंग कर्व भी देखा था, ये याद होगा ना, 260 के साथ में अपन ने इसको पढ़ा था। मेल्टिंग कर्व मतलब हाफ ऑफ द डीएनए गेट डीनेचर्ड, या उल्टा बोलो तो रीनेचर्ड। हमने ये भी जाना था हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ये वाली बातें भी हमने करी है। मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत प्यारे तरीके से हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। व्हाट इज मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग कर्व बनाओ, मैक्सिमम, फुल डीनेचर्ड, नेटिव, मिड पॉइंट कैलकुलेट करके आप टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट बता सकते हो। यूजुअल मेल्टिंग टेम्परेचर्स भी देखे थे हमने अलग अलग टाइप के सेल्स के लिए। और व्हाट आर द फैक्टर्स, तो जीसी कंटेंट ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैंने एक फॉर्मूला ये वाला भी सिखाया था, परसेंटेज जीसी वाला, ये प्लीज ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। और इसी के साथ में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, क्योंकि ताकि दोनों स्ट्रैंड्स जो रहेंगे वो पास पास में रहेंगी, बट इसके अपने खुद की भी क्या है लिमिटेशन है, सारे सॉल्ट ऐसा काम नहीं करते हैं। उसके बाद में इसका एक फॉर्मूला और जो होता है, जो हम जब सॉल्ट को कंसिडर करके रखते हैं तो ये एक फॉर्मूला और आता है टीएम का, विच इज 81.5 प्लस 16 लॉग सोडियम, सोडियम मतलब जो आपका सॉल्ट कंसंट्रेशन है, प्लस
0.41% GC माइनस 675/L, और लेंथ क्या है, बेस पेयर। ये फॉर्मूला तुम तभी यूज करो जब तुमको सॉल्ट वॉल्ट का झंझट दिया रखा हो। 99% चांसेस में ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती नहीं है। आपके ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, कौन सा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला, इस फॉर्मूले से टीएम निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है कुछ भी नहीं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो NaCl को भी स्टडी किया गया है ना। और ये पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है या नीचे वाला लगाना है? ये रहा उसका रीजन। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब 1 मोलर NaCl में अपन किसको रखते हैं, अपने डीएनए को रखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे काम आ जाता है। आगे बढ़े तो हमारे पास पे डीएनए की लेंथ, ऑब्वियसली जितना बड़ा डीएनए होगा उतना ज्यादा टीएम होगा। और शॉर्टर न्यूक्लियोटाइड के लिए मार्मर फॉर्मूला है, वेलेस रूल एक, विच इज 2 × 80 + 4 × GC। इसको मार्मर फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा पीएच, ऑब्वियसली हाई पीएच पे या एक्सट्रीम पीएच पे जाओगे तो टीएम बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे हाई पीएच, अगर ये क्या है, अल्कली कंडीशन, तो अल्कली कंडीशन में बेसिस का डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो दे विल एक्ट मोर एज ए एसिड और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देंगे वो। लो पीएच पे बेसिस का प्रोटोनेशन हो जाएगा, बेस पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्रोटोनेशन हो जाएगा तो वही कीटोनॉल कन्वर्जन और वो सब। एंड आखिरी में न्यूट्रल पीएच पे बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फॉर्मामाइड, डीएमएसओ, यूरिया, क्योंकि ये सब क्या है, आपके डीनेचरेंट की तरह एक्ट करेंगे, तो ये टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर को लो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कम करते हुए क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपका क्या करेंगे, टीएम को कम करेंगे। तो ये हम इंटेंशनली यूज करते हैं जब हमको चीज़ों को खोल के नया जोड़ना होता है। जैसे प्राइमर जोड़ना है पीसीआर में और आपको जल्दी है, तो आप इनमें से किसी एक चीज़ को यूज करते हो, फटाफट उसको खुलवाते हो, फटाफट चिपकाने की कोशिश करते हो। इसके ऑब्वियसली अपने खुद के इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो हमको नलीफाई करना होता है, और वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देख पाते हैं। फिर रीनेचुरेशन एंड काइनेटिक्स भी अपन ने बहुत अच्छे से सीखा था कि रीनेचुरेशन और काइनेटिक्स कैसे आता है। हमने कॉट कर्व को भी अच्छे से जाना, सीओटी, है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स वगैरह सब डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं, है ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लास्ट सेक्शन जो हमारा है आज का सेक्शन का, वो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड सेक्शन, जो कि हायर लेवल के क्वेश्चन इन असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइल सेक्शन सी क्वेश्चन जो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं CSIR-NET में, उसके लिए है। सबसे पहली चीज़ तो क्वालिटी कंट्रोल इन डीएनए आइसोलेशन। तो जब हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लगा लेते हैं अपना, जैसे इलेक्ट्रोसोनिकेशन या अल्ट्रासोनिकेशन के थ्रू हमने रैप्चर कर दिया मेम्ब्रेन को, फिर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन रन करके हमने चीज़ें बाहर कर दी, फिर हमारा डीएनए बचा। तो अब डीएनए हमारा एक्सट्रैक्ट होने के बाद में हम A260, 280, 230 लगाते हैं, रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्यूरिटी और कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। और ये जो टेबल तुम्हारे सामने लिखी है, जिसको डिसीजन मैट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द कंप्लीट 2.5 hour लेक्चर। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो इसमें अपन क्या सीख पा रहे हैं, ये रेशियो, क्वालिटी और एक्शन। तो जो भी अपन ने अभी तक जाना, उसको यहाँ पे अपन ने समराइज कर दिया, किसके साथ क्या करना चाहिए और उसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे अगर ये 1.6 और 1.5 से दोनों कम है, तो आप बोलोगे अरे बिल्कुल हालत ही खराब है यार, पूरा वापस से शुरू करो, कुछ हो नहीं सकता इसका। इसके बाद में मॉलिक्यूलर एप्लीकेशन अपन जान ही चुके, न्यूक्लिक एसिड का क्वांटिफिकेशन कर लो, जैसे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना है, पीसीआर के लिए चाहिए। सीक्वेंसिंग रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, सीक्वेंसिंग रिएक्शन मतलब यू वांट टू नो कि भैया जीनोम का सीक्वेंस क्या है या उस जीन का सीक्वेंस क्या है, तो उन सब के लिए चाहिए होगा। और आखिरी में एनजीएस, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, उसमें लाइब्रेरी बनाना है, तो सबके लिए क्या चाहिए होगा, न्यूक्लिक एसिड साफ सुथरा भी तो चाहिए। फिर ऐसे डीएनए क्वांटिटी, ऐसे क्वालिटी, ऐसे उसके साथ में आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस के साथ में चीज़ों को देखना, हाइब्रिडाइजेशन स्टडी, प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, क्योंकि जैसे ही प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा तो बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा, डीएनए का एब्जॉर्बेंस चेंज हो जाएगा। कॉमन सेंस है, बेस स्टैकिंग से ही जब चेंज हो रहा है तो प्रोटीन के जुड़ने से तो चेंज होना ही है। इसके अलावा बाइंडिंग कॉन्स्टेंट्स देखने के लिए, डिसोसिएशन देखने के लिए, इस पे टिफर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट के पेपर में बहुत प्यारे सवाल थे इसके ऊपर। और डीएनए डैमेज स्टडीज। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमको यहाँ पे समझ में आई, जो अल्टीमेटली हमको समझाती है कि क्यों यूवी विजिबल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएनए आरएनए के रिस्पेक्ट में। नाउ दीज आर योर होमवर्क। होमवर्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको तुमको एनालाइज करना है पढ़ते हुए, ताकि तुमको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया है वो समझ आएगा इसको पढ़ने के बाद। जैसे हमको पीसीआर के सेटअप को करना है, तो हम कैसे पीसीआर का सेटअप रन करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस के साथ में। क्लोनिंग वर्क फ्लो की बात अगर हम करें, हमको क्लोन करना है कहीं पे, मतलब मान लो वेक्टर में तुमको क्लोन करना है अपने गिवन डीएनए सेगमेंट को, तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करो, जेल प्यूरिफिकेशन में देखो उसको। फिर जो जेल प्यूरिफिकेशन का मतलब समझते हो, आपने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, अपने पर्टिकुलर डीएनए के टुकड़े को काटा, उसका अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पेच किया, फिर उस जेल को लिया, जो भी आपका डिफाइन, जैसे मान लो अगर मैं इसको बना के समझाऊं, तो ये हमारा जेल रन हुआ,
तो जेल रन होने के बाद में यहाँ पे है, तो हम इस ब्लॉक को लेंगे काट के जेल को, और ये वाला जो सेगमेंट है मुझे ये चाहिए था, ये मैंने स्टडी किया। फिर उसकी क्या करी अपन ने, A260 पे उसका प्यूरिफिकेशन देखा कि कितना अच्छा फ्रेगमेंट है ये। उसके बेसिस पे फिर हमने उसका A280, 260, 280, 260, 230 से लेके अल्टीमेटली क्या निकाल लिया अपन ने कि कितनी प्योरिटी है इसके अंदर, कोई खराबी तो नहीं है। फिर हमने अल्टीमेटली उसका लाइगेशन वगैरह करके उसकी लाइगेशन रिएक्शन चला दी, मतलब लाइगेट कर दिया। ऐसे ही लाइब्रेरी प्रिपरेशन करना हो तो फिर उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर लाइब्रेरीज बनानी है आपको, एक टुकड़े की अलग अलग तरीके के सेटअप्स क्रिएट करना है। तो फिर आप इसमें हमारा फ्रेगमेंटेड डीएनए लेते हो, उसमें से जो भी हमारे साइज की लाइब्रेरी, मान लो मुझे 400 न्यूक्लियोटाइड की लाइब्रेरी बनानी बार 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 बार, तो 400 न्यूक्लियोटाइड लिया, क्वालिटी चेक करी, क्वांटिफिकेशन किया, जिसके लिए हम यूजुअली फ्लोरोमेट्री यूज करते हैं। अभी आऊंगा मैं नीचे फ्लोरोमेट्री में। और एट द एंड सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी हम उसकी स्टैब्लिश कर देते हैं। ये सारे टेक्निक्स अपने आप में बड़े बड़े, बट हम ये समझ रहे हैं कि यूवी विजिबल की इंपॉर्टेंस कहाँ फंसती है इस स्पीच में, है ना। आखिरी में लिमिटेशंस एंड ट्रबल शूटिंग। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि भैया यार डीएनए आरएनए के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप यूवी विजिबल के दम पे, क्योंकि दोनों ही 260 नैनोमीटर पे बात करते हैं। दूसरा, अगर कुछ छोटा मोटा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का चेंज हुआ तो वो आप चेंज डिस्कस नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा उतने अच्छे से। अगर न्यूक्लियोटाइड्स ही कंटेमिनेट कर देते हैं, मतलब मान लो मुझे जो डीएनए चाहिए उसके साथ में कुछ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी आ गए, तो वो रीडिंग को अननेसेसरी इन्फ्लेट करके बता देंगे, क्योंकि वो भी एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। तो ये एक तीसरी दिक्कत। चौथी दिक्कत, डीएनए की इंटेग्रिटी को, जिस मैंने अभी जो पिछले बात बोली कि मुझे मान लो इतना बड़ा डीएनए चाहिए था और कुछ टुकड़े फ्री में घूम रहे हैं, तो वो सब उसको इन्फ्लेट करके बता रहे हैं। तो इंटेग्रिटी ऑफ डीएनए की, वो कितना एक साथ जुड़ा हुआ है, टुकड़े तो नहीं हो गए उसके, वो सब नहीं बता सकते। उसके लिए आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए होगा, क्योंकि वही बैंड के साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाएगा। साथ में अगर पार्टिकुलेट मैटर रहा तो लाइट की अननेसेसरी स्कैटरिंग होगी और वो स्ट्रे लाइट इफेक्ट और वो सब लग जाएंगे, तो वो समस्या पैदा होगी। तो हमारे पास इसके क्या अल्टरनेटिव्स है, एक तो होता है फ्लोरोमेट्री। फ्लोरोमेट्री में हम फ्लोरोसेंस को यूज करके स्टडी करते हैं, है ना। उसके अंदर हम बहुत ही छोटे कंसंट्रेशन को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से ढूंढ पाते हैं। अब पिकोग्रीन एक तरीके की डाई है जो फ्लोरोफोर की तरह एक्ट करती है, फ्लोरोसेंस शो करती है। तो थोड़ा सा भी चेंज आता है तो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी में चेंज आता है, वो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी से हम समझ पाते हैं कि हाँ यार बदलाव हुआ है। दूसरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। क्यूपीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर, जिसके बेसिस पे हम लोग क्वांटिफिकेशन कर पाते हैं और ये एब्सोल्यूट बताता है कि कितना न्यूक्लियोटाइड जुड़े। चौथा, नैनोड्रॉप। नैनोड्रॉप एक सीक्वेंसिंग का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत ही थोड़े से वॉल्यूम में भी अगर हमारे पास सैंपल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस करके डिफाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टेक्निक है, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक। हम जब सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे तब आएंगे इसके ऊपर। ऐसे क्यूबिट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, क्यूबिट जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज किया जाता है ये सॉफ्टवेयर, ये भी काफी एक्यूरेटली और स्पेसिफिकली हमको चीजें समझा पाता है। ये सिर्फ नाम है अभी के लिए जो याद रखना है, इन सब पे चर्चा तो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्यूबिट वगैरह तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर क्यूपीसीआर वगैरह ये सब पे अपन बातचीत आने वाले समय में अलग अलग टेक्निक्स के लेक्चर में कवर करेंगे। दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, अगेन यू हैव टू लर्न दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है इनके ऊपर सभी के ऊपर। अब क्या पीवाईक्यूज पिछले कई सालों में पूछे गए हैं उसको देखें, तो इन पे यूजुअली क्वेश्चन पूछे गए और अगर तुम देखोगे तो अपन ने सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। यूजुअली जिस पे बहुत ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है या पीएच है, यूवी एब्जॉर्प्शन इंडिविजुअल बेसिस का है, कोई ज़्यादा यूजुअली पूछे नहीं जाता है। और आखिरी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो यूजुअली ये भी नहीं पूछे जाते क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वो यहीं से बन जाते हैं ऊपर के तीन चार चीज़ों से ही, तो वही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। Now these are some of the, you say, the MCQs that we are discussing, and this will be again important कि आप इन सारे questions को solve करो। तो revise this lecture once and then solve these questions, ठीक है। राइट, तो वो क्वेश्चंस जो है उसकी एक शीट तुमको मिल जाएगी सभी को, और ये स्टैंडर्ड बुक्स है जो हमने इसमें यूज़ करी है, लेनिंजर, वाइट एंड वाइट, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, देन एक ये थोड़ा सा अलग बुक यूज़ की थी मैंने इस बार, ग्लिक, टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, देन देर वाज फिजिकल बायोकेमिस्ट्री एंड लेनिंजर का जो पुराने एडिशंस थे, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत अच्छा था, यूवी एब्जॉर्प्शन अभी इतना अच्छे से उसके अंदर नहीं आता है, और वीवर। तो दिस वाज इट, ये कुछ समरी है जो हमने आज तक देखी। ये रिवीजन शीट है आपकी, जिसको आपको मान लो कल एग्जाम है और आपको एक बार यूवी विजिबल देखना है तो फटाफट से उसको आप देख के फटाफट सारी चीज़ों को माइंड अप कर सकते हो। तो ये कहानी थी जो हमने आज जानी। आई थिंक कि तुमको इस लेक्चर में मजा आया होगा। दीज आर सम ऑफ द निमोनिक्स इफ यू वांट। मैं निमोनिक्स के अगेंस्ट हूँ तुमको, जैसा कि ऑलरेडी पता है, बट फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम इसको देख सकते हो। सो दिस वाज इट।
दीज वर सम ऑफ द फॉर्मूला शीट जो अपने को ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूलाज अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, है ना। और फाइनली this is it. Thank you for your time and I hope you understood this. So we'll be understanding our next discussion will be on न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म जो कल रहेगा, और कल हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो हमारा मॉलिक्यूलर और बायोकेमिस्ट्री का जो कंजक्चर है वो चलता रहेगा आगे भी। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो, टेक केयर। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।